हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका रुद्रा मैंड चैनल पर। और आज यहाँ पर जो है ना, हमेशा की तरह एक बेहतरीन वीडियो में यहाँ पर लेके आया हूँ। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर रेलवे का अभी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था सीसीटीसी का। थंबनेल से आप समझ गए होंगे, है ना, इसकी डेट कब हुई थी, ये एग्ज़ाम कब हुआ था। तो इसका आज हम डिटेल से एनालाइज यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मैं आप लोगों को बताता कि इसमें जो है ना, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक दिया गया था। जैसे जीके से लगभग 30 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, है ना। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में इसमें कम से कम जो है वो 15 क्वेश्चन के आसपास दिए गए हैं। ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के इसमें जो है वो 6 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर रहेंगे। और अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूँ तो कॉमर्शियल में इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर हैं। और दूसरी चीज़ जैसे राजभाषा की अगर मैं बात करूँ तो ये हमेशा की तरह हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन का पूछा जाता है। लेकिन इसमें एक इस्टेब्लिशमेंट का एक जो टॉपिक यानी कि सिलेबस में जो दिया होगा वो इससे कितने क्वेश्चन आए, लगभग 24 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वेटेज दिया गया है कि किस में कितने क्वेश्चन लगभग जो है अराउंड जो है वो पूछे गए हैं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो यहाँ जो भी आपका सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करें और उस चीज़ को समझें कि वहाँ पर आपका वेटेज किस हिसाब से दिया गया है। अगर आपका सिलेबस दिया है लेकिन वेटेज नहीं दिया है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फिर कितने नंबर का कौन सी चीज़ पूछी जाएगी ये आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पेपर का डिटेल से एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि जब भी हम कोई पेपर का यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिवीजन के तौर पर हमें साथ लेकर चलनी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि मान के चलो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन का आपके पास तोड़ और निचोड़ होना चाहिए। अगर वो चीज़ है तो उससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है घुमा फिरा के तो आप उसको इजीली आसान तरीके से कर जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर जब आपके पास बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन आपके पास रहता है, डेटा आपके पास रहता है, तो आपको वहाँ पर घबराहट नहीं होती है। यानी कि कहीं से भी पूछ ले तो आप उसको इजीली टैकल कर जाएंगे। खैर, ये बातें मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कारण यही है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे भी गौर करना ज़रूरी होता है कि डिमांड क्या है पेपर की। ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यात्रियों के लिए लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे के सुपर ऐप का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सुपर ऐप ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्च्ड फॉर पैसेंजर। तो कवच है या एपीआर है या रेल वन है या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जनरली सभी लोगों को ये आंसर आता होगा, वो है आपका रेल वन। लेकिन अब यहाँ पर जो बात आती है इस रेल वन की, ये रेल वन जो है ना, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसे डेवलप किसने किया है। तो आप बताएंगे डेवलप तो ये क्रिस के द्वारा किया गया भाई। ये क्रिस क्या है, ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है। इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। अब अगर इसके द्वारा डेवलप किया गया है तो आप, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी रेल वन ऐप पर, चाहे आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख लेना, हालांकि वहाँ पर जो है वो चीज़ पेड में है। अगर आप पेड करना चाहते हैं हमारी मेंबरशिप को तो 59 पर आपको केवल और केवल आपको पेपर डिटेल एनालिसिस मिलेंगे। लेकिन 479 यानी कि अगर लेवल 2 आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो सारी जो चीज़ें हैं जितनी भी वीडियो में, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे आपका ट्रेन मैनेजर हो और चाहे आपका सीसीटीसी या सीसीटीएस हो, दोनों, यानी कि ये सारी वीडियो आपको इस 479 में अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। और रेल वन का मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। रेल वन में एक आता है कि भाई भुगतान वाला जो वॉलेट है उसको क्या कहते हैं। तो आप सभी लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये नोट कर लेना, इसको बोलते हैं आर वॉलेट। भुगतान का जो वॉलेट है वो कितना है, इसमें आर वॉलेट है। बाकी मैंने बता दिया कि डेवलप किसने किया, क्रिस ने। दो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। अब तीसरा पॉइंट इसमें निकल कर आता ये है कि तीसरा पॉइंट वो ये कहता है कि भाई इसमें अगर हम टिकट की बात करें तो किस किस प्रकार के आप इसमें टिकट जो है वो निकाल सकते हैं या आप टिकट इसमें बुक कर सकते हैं। तो एक तो आपका आता है भाई अनरिजर्व्ड। कौन सा आपका आ जाता है, यूटीएस टिकट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यूटीएस टिकट, यानी कि अनरिजर्व टिकट। एक आपका आता है पीआरएस। कौन सा, पीआरएस, यानी कि जो आपका रिजर्वेशन जो वाला टिकट होता है। एक आपका आता है प्लेटफॉर्म टिकट। ये 3 प्रकार के जो टिकट हैं ये इसके द्वारा आप बुक कर सकते हैं। तो ये तीनों टिकटों की बुक करने की सुविधा इसमें दी गई है। बाकी प्लेटफॉर्म टिकट आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि वो कितने रुपए का टिकट होता है, तो आप बताएंगे 10 रुपये का। और वैलिडिटी कितने घंटे की होती है, तो आप बताएंगे 2 घंटे की इसकी वैलिडिटी होती है। और अमाउंट इसका 10 रुपये, यानी 10 रुपये का ये टिकट मिलता है। ये तो जनरली आप सभी लोगों को पता ही है। दूसरा रेल वन से संबंधित
विशेषताएं इसकी क्या है, खासियत क्या है इसकी। भाई इसको जब डेवलप किया गया तो भाई रेल ने कुछ सोच समझ के किया होगा, इसमें कुछ सुविधाएं दी होगी पैसेंजर से रिलेटेड, है ना। तो पैसेंजर को इसमें क्या क्या सुविधा मिल जाती है, ये सारी तो चीज़ें मिल जाती है, यूटीएस टिकट और पीआरएस टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट। लेकिन इसमें जो है ना वो ट्रेन को सर्च कर सकता है, इसमें ये भी दिया गया है। एक तो इसमें दिया गया कि वो ट्रेन को सर्च कर सकता है, दूसरी सुविधा इसमें दिया गया कि भाई ये कोच की पोजीशन, यहाँ पर कोच की पोजीशन जो है वो इसमें चेक कर सकता है कि भाई कोच की साइड लगा हुआ है। तीसरा इसमें क्या है कि ये जो फूड है ना, फूड यानी कि भोजन है, भोजन को इस ऐप के माध्यम से ऑर्डर कर सकता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जो चीज़ बताऊंगा ना वो बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, और वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि भाई आप इसमें जो है ना पीएनआर जो स्टेटस है, पीएनआर जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मान के चलो कोच की पोजीशन, बाकी इसमें आप ट्रैक यानी कि ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई हम ये जो ट्रेन कोई चीज़ जो आपको ट्रेन ट्रैक करनी है कि भाई ट्रेन कहाँ पर पहुँची है ना। बाकी इसमें आप फाइल रिफंड कर सकते हैं, जैसे आप टीडीआर फाइल करते हैं ना, फाइल रिफंड, इसके लिए आप टीडीआर फाइल यहाँ पर रिफंड कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है वो आता है रेल मदद, यानी कि इसमें एक ऑप्शन आपके पास रहता है रेल मदद का। तो इसके हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों हो जाती है कि मान के चलो अगर आप ये वाला ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी यात्री अगर ये डाउनलोड करता है तो उसको यहाँ पर अगर किसी प्रकार की अगर शिकायत है तो वो रेल मदद के ऐप के माध्यम से या इस ऐप के माध्यम से इसमें वो शिकायत भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सुविधा उसने इसमें दे रखी है कि इसमें रेल वन ऐप में। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई अगर सुपर ऐप रेल वन है तो भाई सुपर ऐप की खासियत भी तो हमें पता होनी चाहिए कि सुपर ऐप है किस लिए। तो जो चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपका जो वर्तमान जो केंद्रीय रेल मंत्री है वो कौन है, हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे। तो आप सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या है, अश्विनी वैष्णव, यानी कि सी ऑप्शन। लेकिन रेल राज्य मंत्री भी आपको पता होने चाहिए, रेल राज्य मंत्री। अगर मैं रेल राज्य मंत्री की बात करूं मेरे भाई तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। एक तो आपके बी सोमन्ना है, कौन है मेरे भाई, बी सोमन्ना। और एक आपके हैं आपके दूसरा रवनीत सिंह, रवनीत सिंह। तो ये दोनों आपको नाम पता होने चाहिए। अगर ये नाम पता है तो इसके साथ एक आपका आता है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। वो वर्तमान में कौन है, या इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, वो है हमारे इस समय कौन है, सतीश कुमार। कौन है मेरे भाई, सतीश कुमार। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन की विश्व स्तरीय यात्रा के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत कौन सी ट्रेन शुरू की गई है, विच ट्रेन इज लॉन्च अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर वर्ल्ड क्लास ट्रेवल। वंदे भारत ट्रेन है, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी, या इनमें से कोई नहीं। आराम से इस चीज़ को आप पकड़ सकते हैं। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि वंदे भारत ट्रेन। अब यार देखो सीधी सी बात है, अगर हम वंदे भारत पढ़ रहे हैं ना तो वंदे भारत के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वंदे भारत जो आपकी एक्सप्रेस है, क्योंकि भाई अगर सीसीटीसी आप तैयारी करें ना तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। कि जैसे मैं वंदे भारत की बात करूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है वो यही है कि भाई इसको पहले तो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे 18 महीने में जो है वो तैयार किया गया था। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री है चेन्नई में, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया, यानी कि आईसीएफ के द्वारा। अब जब इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था भाई, ये मेक इन इंडिया के तहत इसको तैयार किया गया था, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत। ये दो चीज़ें इसमें निकल आती हैं। तीसरा हो सकता है यहाँ पर ये भी पूछ दे कि भाई इसमें अगर कोच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोच कितने हैं, तो इसमें टोटल 16 कोच हैं। अगर कहीं लिखने में या बोलने में मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को करेक्ट कर लेना, है ना। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग से कभी स्किप हो जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप कमेंट्स के माध्यम से भी करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर क्लास की मैं बात करूँ तो इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर क्लास, ये फुल्ली एसी वाली गाड़ी है। आप सभी लोगों को यहाँ पर ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो है ना, ये एक दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये आपकी पहली जो है ना, पहली ये किस प्रकार की ट्रेन है, तो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन सी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो ये कैसे प्रकार की ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि जब ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है तो ये आपकी सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन भी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। पहले गतिमान थी, अब जो है लेटेस्ट में एक एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये सबसे गति वाली जो है वो आपकी ट्रेन है, ठीक है, सबसे गति वाली ट्रेन। अब कौन सी है, वंदे भारत है। और इसकी परिचालन की जो स्पीड है वो कितनी है, 160 किलोमीटर पर घंटा,
इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ तो चलो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पर ये आता है कि अगर फर्स्ट ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, कौन सी ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, कि भाई पहली जो ट्रेन है वो कब चलाई गई थी, ये कौन सी, वंदे भारत ट्रेन। तो यहाँ पर आता है 15 फरवरी 2019। कौन सा, 15 फरवरी 2019। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है मेरे भाई, 2019 ये याद रखना है। अब अगर मैं इस वंदे भारत की फर्स्ट जो आपकी जो ट्रेन है, फर्स्ट जो आपकी ट्रेन है, तो जो 15 फरवरी आपकी 2019 को ये चलाई गई थी, ये तो डेट पूछी ही जाती है। फिर ये जो चलाई गई थी कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो नई दिल्ली से लेकर NDLS से लेकर वाराणसी, शायद इसका BHB इसका कोड होता है, तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच इसको चलाया गया था। तो ये हमारा जो है इसमें फैक्ट के तौर पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारत गौरव नीति के तहत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ट्रेन का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रेन लॉन्च्ड टू प्रमोट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म अंडर द भारत गौरव पॉलिसी। नाम से ही समझ में आ रहा है भारत गौरव। ठीक, भारत गौरव कौन सी ट्रेन है, तो भाई सीधा सीधा इसी के नाम से भी आप पढ़ सकते हैं, ये है आपकी भारत गौरव ट्रेन। और ये किसके लिए इसको चालू किया गया भाई, तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को अगर बढ़ावा देना है तो इसके लिए जो चालू की गई ट्रेन है उसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर जो है गोरखपुर है, प्रयागराज जंक्शन है, या नई दिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये आ रहा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब ये राइट आंसर क्यों हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले आपका गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पर चला गया है। तो अगर ये इनमें से कोई नहीं होता तो भाई यही हमारा क्या हो जाता राइट आंसर। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको राइट आंसर क्या करना है, हुबली करना है। कौन सा है, हुबली। हालांकि मैंने करंट में, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, और करंट में मैंने जो चीज़ बताई है ना वो हर बार किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रही है। और अगर मैं उस स्टेशन के नाम की बात करूँ तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है मेरे भाई, तो ये इसका नाम है और ये कर्नाटक के हुबली में है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ और फैक्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपसे सबसे ऊंचा अगर पुल पूछा जाए, सबसे ऊंचा अगर आपसे पुल पूछा जाए तो सबसे ऊंचा पुल कौन सा है मेरे भाई, तो आप सभी लोगों को पता है भाई चिनाब ब्रिज है। और ये चिनाब ब्रिज कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ये भी पूछा जाएगा। तीसरा फैक्ट इसमें ये पूछा जाता है कि भाई अगर ये सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर। अब अगर ये मीटर में पूछेगा तो इतना है, बाकी अगर भाई वो फुट में पूछेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज इसको याद रख लेना 178 शायद इसके आसपास ये इसकी जो है वो लेंथ है 10,178 के आसपास, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, अगला जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अगर लंबा अगर सड़क पुल पूछा जाएगा, सड़क पुल, ये सारे मैंने वैसे तो करंट में बता रखे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है और आप अगर हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करा दूंगा, ठीक है। तो बॉगीबिल आपको याद रखना है, बॉगीबिल पुल। अब ये बॉगीबिल पुल है कहाँ पर, ये तो असम है, और असम और अरुणाचल के बीच ये सबसे लंबा पुल आपस में इसको जोड़ता है। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो 4.9 किलोमीटर लंबा ये आपका सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। सड़क पुल आपको याद रखना है। दूसरे इसमें कुछ और फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जैसे मान के चलो एक अभी लेटेस्ट में एक हाइड्रोजन जो ट्रेन है ना, हाइड्रोजन जो ट्रेन है ये अभी लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री, शायद इसी महीने जुलाई के आसपास जो है 17 तारीख शायद, मुझे जहाँ तक मुझे अनुमान है, तो ये लॉन्च होने वाली है, यानी कि इसको हरी झंडी मिलने वाली है। और ये पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है भारत में, ये कहाँ से कहाँ चलेगी, जिंद और आपकी जो सोनीपत है, जिंद और सोनीपत, इसके बीच ये चलाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको जो है आपका एक ये इसमें और चीज़ बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो कि वर्टिकल आपका जो सबसे, यानी कि वर्टिकल जो आपका पुल है, वर्टिकल जो पुल है वो कौन सा है ना, जो एशिया का पहला वर्टिकल जो समुद्र के ऊपर बनाया गया। जैसे मान के चलो भाई ये आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र के ऊपर इस प्रकार से पुल बनाया जाएगा तो ये वर्टिकल ऐसे खड़ा हो जाता है और इसके बीच से जो है ना वो जहाज़ गुजर जाते हैं। फिर जब ये जहाज़ निकल जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो वर्टिकल वाले जो आप यहाँ पर जो खड़े पिलर देख रहे हैं, ये वर्टिकल वाले ये क्या होंगे, ये वापस जो है वो ऐसे यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो वापस ये फिर पूरी तरीके से ये पुल का काम करता है, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल पुल। तो ये जो वर्टिकल पुल है ये कहाँ पर है, इसको बोलता है, ये है आपका नया पंबन ब्रिज, नया पंबन ब्रिज।
तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं और सीधे सीधे एग्जाम में मेरे भाई ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये है करंट के पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट? यहाँ पर जो है वो जो फाइनेंशियल जो ईयर था और इसे 2017 और 18 में इसको मर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ पर सितंबर 2018, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 2018, यानी कि पहला संयुक्त बजट 2018 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मिला कब कब दिया गया था? तो यहाँ पर जो है बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पहली जो यात्री ट्रेन है वो कब चलाई गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन? तो आप सभी लोगों को पता है भाई 1965 1960 यानी कि 1853, ये आप सभी लोगों को पता है। और ये जो ट्रेन है ये 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ चली थी? 34 किलोमीटर ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। और लाल डलहौजी के काल में ये जो है वो रेल चलाई गई थी, इसीलिए उसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? विच इंडियन स्टेट हैज़ नो रेलवे स्टेशन? मिजोरम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर है? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो जाता है। अब डाउट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन है, और अगर मैं अभी इसके जो इन्होंने आंसर दिया था वो क्या है आपका? सिक्किम है। लेकिन सिक्किम में जानते हो, सिक्किम में अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो सिक्किम में अभी लेटेस्ट में एक रेलवे स्टेशन बना है जिसका नाम है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर रेलवे स्टेशन। और ये मैंने करंट वाले जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से बताया है ना, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने कवर कर रखी है। और ये जो रंगपुर स्टेशन है वो आपका क्या है? सिक्किम का ये जो आपका है वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन है। अब रंगपुर जब रेलवे का सिक्किम का फर्स्ट आपका स्टेशन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये राइट आंसर नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि भाई जो ये क्वेश्चन बना था तो वो सिक्किम को लेके इसलिए बना हुआ कि भाई उस समय वो चीज़ उनके हो सकता है कि वो उनके माइंड में नहीं होगी, है ना। तो देखो गलती हो सकती है और गलती किसी से भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि भाई एसएससी जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जब मैथ्स में गलती हो सकती है, उसमें जीके में जब गलती हो सकती है, या तो फिर भी जो है बहुत छोटी यहाँ पर गलती है। खैर ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है अब उन्होंने आंसर है वो सिक्किम माना है, लेकिन इसका रंगपुर यहाँ पर रहेगा। 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे टिकट बुकिंग में पीएनआर का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर इन रेल टिकट? और पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर कहाँ पर है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं ना, तो फुल फॉर्म की मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई थी। ठीक है, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। सीसीटीसी में जितनी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है सारी मैंने वहाँ पर एक ही वीडियो में सारी कवर करी है। लेकिन यहाँ पर जैसे पीएनआर आपसे पूछ लिया, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये तो आप सभी लोगों को पता है। क्या आपको एआरपी की फुल फॉर्म पता है? एआरपी अगर आपको ये पता है तो समझ लो सब पता है। इसको बोलते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अगर हमसे पढ़ रहे हैं मेरे भाई तो सारी चीज़ें पता हो जाएगी। जैसे आरआर का मतलब क्या होता है? रेलवे रिसिप्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? रेलवे रिसिप्ट होता है। दूसरा चीज़ क्या है? जैसे एनटीआर की अगर मैं बात करूं, एनटीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल टैरिफ रेट। नॉर्मल टैरिफ रेट, नॉर्मल टैरिफ रेट, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास जैसे ओडीआर की फुल फॉर्म आती है, ओडीआर। अच्छा, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में आपके पूछी गई फुल फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन आपको करा देता हूँ। इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से अगर मैं और यहाँ पर बात करूँ, जैसे आरबीएनएल की भी पूछ दिया जाता है, तो आरबीएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है? रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, एनएल का मतलब क्या हो जाएगा? निगम लिमिटेड। दूसरा यहाँ पर क्या आ जाता है? जैसे मान के चलो आपसे ईडीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ईडीआर की हो जाएगी, टीडीआर की हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट। एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टीडीआर को बोलते हैं टिकट डिपॉजिट रजिस्टर।
टिकट डिपॉजिट क्या होता है, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, रजिस्टर नहीं बल्कि रिसिप्ट होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ITS होता है ना, ITES, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसी प्रकार से जैसे IVRS की अगर मैं बात करूं, IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे LPO को बोलते हैं लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस, क्या बोलते हैं इसको, लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मैं बात करता हूँ कुछ और जो चीज़ें, जैसे MGR, तो MGR क्या है, MGR में एक तो आता है मेरी गो राउंड, ये तो हमने गुड्स वाले में पढ़ा था कि वहाँ पर एक ये स्कीम आती है, ठीक है, और इसको अनुमोदन कौन देता है, जनरल मैनेजर देता है। और एक आपका आता है मिसिंग गुड्स रिपोर्ट, क्या आता है, मिसिंग गुड्स रिपोर्ट। तो दोनों में से जो भी यहाँ पर फुल फॉर्म दी जाएगी वो आप आंसर कर सकते हैं। तो जब हम डिलीवरी वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, है ना भाई, माल की सुपुर्दगी, माल की डिलीवरी, तो उसमें मिसिंग गुड्स रिपोर्ट यानी कि MGR तैयार की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जैसे POS, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं एक क्वेश्चन के पीछे ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। भाई हमारा सीधा सा मकसद क्या है, रिवीजन, ठीक है। आप क्वेश्चन का, आपके पास जो भी क्वेश्चन आपका आया है उस पर तो टैकल करना ही करना है, साथ ही साथ और चीज़ों का साथ में रिवीजन करके चलना है। भाई हमारा पढ़ने का फ़ायदा तभी तो है। पेपर एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो तो आपको याद होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है डिटेल एनालिसिस, अगर हम डिटेल एनालिसिस की बात करें तो डिटेल एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 59 रुपये में किया है। पहले इस पर सारी वीडियो अवेलेबल थी, लेकिन अगर आप डिटेल एनालिसिस के साथ साथ डिटेल थ्योरी और डिटेल आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको लेवल 2 हमारा जो मेंबरशिप है वो आपकी 479 रुपये की है। भाई इतनी मेहनत जो है ना आप लोगों के लिए जो की जा रही है ना, इसका रीज़न यही है कि भाई अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी है, निश्चित तौर पर आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। तो महामना एक्सप्रेस है, कालका मेल है या वंदे भारत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय रेलवे का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। तो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस क्षेत्र में सुरंगों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। और ये देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन अगर आपको स्किप भी करने पड़ जाए तो स्किप आप कर सकते हैं, इसमें तुक्का मत मारना। ऐसे चीज़ों में अगर आप सभी आपको कंफर्म पता है तो आप तभी उसको आंसर करिए। विच जोन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टनल्स, यानी कि कोंकण रेलवे, किस क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, जोन यहाँ पर पूछ रहा है, तो जोन यहाँ पर राइट आंसर का कोंकण रेलवे। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। और ये मैंने करंट में बताया है क्वेश्चन, चाहे तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है घूम, नाहरलागू, गोरखपुर, या इनमें से कोई नहीं। भाई देख गोरखपुर तो होगा नहीं, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर 50-50 पे लेकर चले तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि घूम। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे ऊँचा अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे ऊँचा, तो भाई घूम है। कौन सा है आपका, घूम। और ये आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, कहाँ पर है, दार्जिलिंग में, ठीक है मेरे भाई। तो ये घूम आपका सबसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो भाई कौन सा है, तो आपको बताना है हावड़ा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अगर लंबा पूछा जाए तो लंबा हमने बता ही दिया है, कौन सा है, हुबली है, कर्नाटक में, ठीक है। 1507 मीटर के आसपास इसकी जो है वो लेंथ यहाँ पर रहती है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि यार्ड अगर सबसे पूछा जाए, सबसे बड़ा अगर यार्ड पूछा जाए, क्योंकि शायद मुझे कहीं पर ये क्वेश्चन दिखा था, यार्ड के मामले में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपका जंक्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा यार्ड। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये फैक्ट याद रखने हैं और ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। www का विस्तार करें इंटरनेट के संबंध में। अच्छा यहाँ पर कह रहा है www की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछना चाह रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड
वेब यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो साइना नेहवाल है उसका संबंध किससे है, बैडमिंटन खेलती है या फुटबॉल खेलती है, शतरंज खेलती है, टेनिस खेलती है, तो क्या चीज़ खेलती है भाई, यहाँ पर जो है आपको आंसर करना है। फोटो में आपने कई बार देखा होगा, तो फुटबॉल और शतरंज तो होगा ही नहीं, बैडमिंटन और टेनिस में आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस। ठीक है, क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, पूरे एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52, 50, 56 या आपका 54। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, नामीबा है, नामीब रेगिस्तान या थार है या अटाकामा है। तो ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और मैंने बताया था कि भाई जीके में लगभग इन्होंने जो है 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे हैं, तो ये आपके 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर सहारा रेगिस्तान। मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो कहाँ स्थित होती है, तो आपके शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पर स्थित होती है, नाक में है या कान में या उंगलियाँ हैं, पैर की उंगलियाँ हैं। तो भाई आपने पढ़ा होगा भाई कान में होती है, कान में, उसका नाम क्या है, स्टेपीस। क्या है, स्टेपीस। कुछ इस प्रकार से इसका जो है नाम है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर में कौन सा रंग जो है वो रक्त पंप करता है, तो विच ऑर्गन पंप ब्लड इन आवर बॉडी। किडनी करती है कि फेफड़े करते हैं कि हार्ट करता है कि त्वचा करता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको साइंस आती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्ट यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है मेघालय, सिक्किम, असम यानी कि गोवा। अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा राज्य भाई क्या है, क्षेत्रफल में ही पूछा जाएगा है ना, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, कमेंट्स में ज़रा मुझे बताओ। हमारा राष्ट्रगान क्या है, विच इज़ आवर नेशनल एंथम। तो राष्ट्रगान क्या है भाई, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, और अगर राष्ट्रगीत पूछा जाएगा तो वंदे मातरम आपका रहेगा, वंदे मातरम। आरबीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में है कि मुंबई में या कोलकाता या चेन्नई में। तो कोलकाता और चेन्नई तो आप वैसे ही इसको कट कर जाओगे, लेकिन अगर दिल्ली और मुंबई में अगर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है तो क्योंकि आप एक नाम सुनते होंगे इंडिया गेट, एक आप नाम सुनते होंगे गेटवे ऑफ इंडिया। क्या सुनते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। तो भाई अगर आपको इन दोनों नामों में कन्फ्यूजन है तो इंडिया गेट तो आपका हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है मेरे भाई, और गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा मुंबई में। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें क्लियर कर लेना। 24 कह रहा है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई, वैसे तो पूरे साल में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर की बात आती है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन होते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विश्वनाथ आनंद है उसका संबंध किससे है। देखो स्टैटिक जीके का ना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि हम इस चीज़ को पढ़े कहाँ से, तो आपके पास एक लूसेंट की बुक होगी, और लूसेंट की बुक में जो बॉक्स में जो भी इंपॉर्टेंट यानी कि लाल कलर में जो भी लिखा रहेगा उसको भी पढ़कर जाओगे तो आप आंसर दे उसको ईजिली कर जाओगे। तो विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं भाई, हॉकी नहीं खेलते, तैराकी नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो अगर आप टीवी देखते हैं क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि भाई क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। सूर्य एक है, सन इज क्या है भाई, वो स्टार है या प्लैनेट है या सैटेलाइट है या धूमकेतु है। तो सूर्य से भाई ग्रह, सूर्य ग्रह है, यहाँ पर तो मैं एक बार के लिए कह सकता हूँ कि भाई सब इसको एलिमिनेटेड कर देंगे, लेकिन सूर्य क्या है, तारा है या उपग्रह है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है भाई लोग जो है उपग्रह पे आंसर मार सकते हैं, लेकिन सन क्या है, सन एक स्टार है, स्टार एक मतलब तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा टिकाऊ उत्पाद भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादित होने वाला पहला उत्पाद बन गया है। अच्छा ये करंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, है ना। अगर कोई चीज़ पकड़ में आ रही है तो व्यावसायिक रूप से यहाँ पर पूछ रहा है, तो प्लास्टिक है, तो व्यावसायिक रूप से एक बार के लिए इसको आप बायोडीजल है या बायो एथेनॉल है या बायो बिटुमेन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाल ही में सूर्यकांत शर्मा को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि किस क्रम के वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 53 या 52
या 54 आपका या 51। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका 53, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने बताया था भाई जीके के इसमें करीबन करीबन 30 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस प्रकार से जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब 2025 में कितने व्यक्तियों को, कब दिया गया, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इसे से सम्मानित किया गया। हाउ मेनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। तो 4 है, 5 है, 7 या 6 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर क्या है कि जब पद्म विभूषण या जो पद्म जो पुरस्कार हैं, अगर उनकी डेटा अगर आपसे पूछा जाए, हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो, तो जो आपके पद्म पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार 2025, ठीक है 2025, इसके अंतर्गत पहला तो हमारे पास आता है पद्म विभूषण। कौन सा आता है, पद्म विभूषण। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर पद्म भूषण, सबसे बड़ा कौन सा है, विभूषण है। तो कितने व्यक्तियों को दिया गया, 7 व्यक्तियों को। इसके बाद आता है पद्म भूषण दूसरे नंबर पे। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूँ तो ये 17 यानी कि 19, और यहाँ पर अगर मैं पद्म श्री की बात करूँ तो टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो ये 113 को दिया गया। अब अगर मैं इन टोटल तीनों को अगर मैं टोटल करूँ तो लगभग ये कितने बैठ रहे, 139। इतने लोगों को यहाँ पर टोटल जो है 2025 में ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरीके से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर फीमेल की बात करूँ तो इसमें 23 आपकी फीमेल भी यहाँ पर शामिल है। तो अगर फीमेल पूछा जाएगा तो 23 फीमेल यहाँ पर पद्म पुरस्कार से नवाजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 31 से लेकर, यानी कि अब इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लगभग जो है कितने पूछे गए हैं, यहाँ पर लगभग जो है 15 क्वेश्चन के आसपास। इंग्लिश के कितने पूछेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थ अराउंड द सन भाई मूव्ड मूविंग। तो यहाँ पर मूव्ड या मूविंग नहीं होगा, क्या होगा, रिवॉल्व्स। माय फ्रेंड द प्रिंसिपल डैश करके द प्रिंसिपल यस्टरडे। यहाँ पर देखो यस्टरडे की बात आई है तो पास में जाएगा, है ना। तो माय फ्रेंड सी तो नहीं होगा, सीन भी नहीं होगा। तो माय फ्रेंड अगर सिंगुलर है तो भाई यहाँ हैव नहीं होगा, प्लूरल में तो एक ही बचा हमारे पास, क्या आ जाएगा, साव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ही वरीड अबाउट समथिंग। तो इज लुक्ड या नन ऑफ दिस लुकिंग या लुक्स। तो यहाँ पर ही लुक्स वरीड अबाउट समथिंग। तो 33 का क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपके इंग्लिश के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल बहुत आसान तरीके से चीज़ें पूछी गई है। आसान तरीके से इसलिए पूछी गई है क्योंकि आपका जो लेवल है वो बड़ा यहाँ पर जो है वो आसान रहता है। अब अगर आप ये कहोगे भाई इंग्लिश हमें पढ़नी कहाँ से, तो जो भी कोई यहाँ पर बेसिक जो आपसे जो भी कोई बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई ऐसे सीजीएल की मत पढ़ के जाना। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश अगर कोई आपसे पढ़ रहा है तो बेसिक इंग्लिश में एक तो आपको जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच में, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आपके पास समय होगा और थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश में रुचि है तो यहाँ पर जैसे आपके आर्टिकल हो गया, है ना, आर्टिकल हो गया, ये आपको पढ़ के जाने हैं। प्रीपोजिशन आपको पढ़ के जाने हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में जो आप फिल इन द ब्लैंक्स में ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब और सब जो है ना वो रूल बेस्ड है, और कुछ आपके प्रीपोजिशन से हैं, कुछ आपके आर्टिकल से हैं, कुछ आपके वर्ब्स से हैं, है ना, कुछ आपके वर्ब्स हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ फिक्स जो आपको किसी सिलेबस में जो है ना वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, इडियम फ्रेजेस जिसको हम वाक्यांश बोलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। कुछ इसमें जो है ना फिक्स रूल होते हैं, जो आपके रूल होते हैं, फिक्स जो रूल होते हैं उन पर थोड़ी सी नज़र मार के आपको जानी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इजीली आप हल कर जाएंगे। यहाँ पर 34 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अ स्लीप वाइल रीडिंग। तो यहाँ पर जो है ना फॉल्स, फेल, हैज़, फेलन या फेल्ड। तो ही के साथ यहाँ पर जो है ना हैज़, यहाँ पर फेल्ड या फेल, या यहाँ पर जो दो ऑप्शन आपके बचते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही फॉल्स अ स्लीप वाइल रीडिंग। 35 ये कह रहा है ही अ मील इन दिस टाउन। तो 35 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ही के साथ हैव तो नहीं आएगा भाई, ये तो दैट सी बात है। इज़ हैविंग भी यहाँ पर नहीं आएगा, हैविंग भी नहीं आएगा, एक ही बचता है हमारे पास हैज़। भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। बाकी कुछ रूल होते हैं जो फिक्स होते हैं। आई अ स्ट्रेंज नॉइस यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे आया तो भाई पास की बात हो रही है, तो आई हर्ड, इधर को आई एम तो नहीं होगा भाई, हैज़ बीन या हियरिंग ये भी नहीं होगा। तो यस्टरडे तो पास में तो आएगी भाई, हैज़ या हैव का प्रयोग तो या नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा एक ही बचता है, हियर्ड।
अगला हमारे पास लास्ट आता है डोंट डिस्टर्ब मी आई माई होमवर्क। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप ये देखते होंगे क्वेश्चन टैग जब आप पढ़ते होंगे तो अगर पहला वाला अगर निगेटिव है तो दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। तो डोंट के साथ यहाँ पर आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ आ जाता है एम, ठीक है, आई के साथ एम डूइंग आ जाएगा। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 38 क्वेश्चन कह रहा है द सूप डैश गुड। तो सूप टेस्ट या टेस्ट या इज टेस्टिंग या टेस्टेड। तो भाई टेस्टेड या इज टेस्टिंग तो नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी यानी कि टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 39, ये कह रहा है ही टीवी मोस्ट इवनिंग्स। अब मान के चलो यहाँ पर जो है जो इसका वॉचेस इज वाचिंग वॉच या वॉचड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ही वॉचेस टीवी मोस्ट इवनिंग्स। 40 का कह रहा है द बेबी ऑल मॉर्निंग। भाई आपका जो बच्चा है वो ना ऑल मॉर्निंग को क्या है, चिल्लाता है, ठीक है, क्राइज नहीं होगा। और यहाँ पर जो हैज़ बीन क्राइड ये हो सकता है, हैज़ क्राइड इज क्राइंग, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन क्राइंग। अगला हमारे पास आता है 41, ये कह रहा है आई डैश हिम एट द जू। तो आई साव हिम एट द जू या आई सीन या आई विविंग या आई व्यू, विविंग और व्यू तो नहीं होगा, साव और सीन दो आपके पास बचते हैं। तो एट द जू तो आई के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, आई सीन या आई साव। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि आई साव। शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। अब यहाँ पर जब भी बात आती है सिंस की तो यहाँ पर सिंस के साथ क्या है आपके साथ, ना तो इज आएगा, ना वाज आएगा, ना बीन आएगा, इसके साथ क्या आता है, हैज़ बीन आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो, ये कुछ फिक्स रूल हैं, तो इसलिए मैं बोला कि अगर आपको रूल थोड़े बहुत पता है तो आप इजीली उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ द सन डैश ओवर द हिल्स। द सन राइज या द सन इज राइज या इज राइजिंग या राइज्ड। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, द सन राइज ओवर द हिल्स। 44 ये कह रहा है मे आई टॉक टू या माइट आई टॉक टू या कुड आई। तो कुड आई, शेल आई, माइट आई नहीं होता है, मे आई टॉक टू द मैनेजर होता है। शी जम्प्ड ऑफ द बस व्हेन इट इज मूविंग या इट वाज मूविंग या इट हैज़ मूव्ड या मूव्ड। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इट वाज मूविंग, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये इंग्लिश से क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये आ गए आपके इस्टेब्लिशमेंट से। तो इस्टेब्लिशमेंट जो आपका रूल है उससे रिलेटेड लगभग इसमें जो है वो 24 के आसपास क्वेश्चन ये पूछे गए थे। समझते हैं इनको भी एक एक कर से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है 46वां, एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। द पैटर्निटी लीव में बी सेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज टू अ मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पितृत्व अवकाश कितना दिया जाता है भाई, तो मैक्सिमम कितना है, 15 दिन के लिए दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। और लीव का मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है और एक वीडियो में सारी जो लीव है वो मैंने कंप्लीट की है, एक बार आप पढ़ लोगे तो सीधा सीधा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। और पितृत्व अवकाश जब भी लिया जाएगा तो 6 महीने के अंदर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे के जन्म से आपको 6 महीने के अंदर लेना पड़ेगा, या डिलीवरी का टाइम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पितृत्व अवकाश रहता है। अगर आप 6 महीने तक आप नहीं लेते हैं तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर 47 ये कह रहा है सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद जो सरकारी कर्मचारी होता है इसको ईएल का जो नकदीकरण है वो अधिकतम कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है। भाई जब आप रिटायर हो जाते हो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इनकेसमेंट ऑफ ईएल में बी सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ। तो लीव ऑन इनकेसमेंट ये जो नकदीकरण है 180 दिन, 120 दिन, 30 दिन, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको 300 दिन का यहाँ पर पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये तो आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक विवाहित महिला सरकारी कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों के लिए मातृत्व जो अवकाश है वो स्वीकृत किया जाता है। वो देखो पितृत्व अवकाश अलग चीज़ होती है और ये मातृत्व अवकाश है। तो मातृत्व अवकाश जो है वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए यहाँ पर किया जाता है भाई, 240 दिन के लिए या 120 दिन के लिए या 300 दिन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो मातृत्व अवकाश जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 180 दिन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। अब मातृत्व अवकाश ध्यान रखना, मातृत्व जब भी अवकाश, मातृत्व लीव की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम आप वन टाइम जो है वो 180 दिन
ले सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान या गर्भपात के दौरान, मिस कैरेज के मामले में, है ना, जब मिस कैरेज की सिचुएशन आती है तो इसमें एक तो आपका आता है 42 दिन, ठीक है, आप एक बारी में 42 दिन दे सकते हैं वन टाइम। लेकिन अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो यहाँ पर 42 दिन नहीं बल्कि कितना, 45 दिन। तो पूरी सेवा में आप, पूरी सेवा में, है ना, पूरी सेवा में आप जो है वो कितना, 45 दिन ले सकते हैं। लेकिन गर्भपात के दौरान वन टाइम आपको जो है वो 42 दिन का मिस कैरेज के मामले में ये अवकाश दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पितृत्व अवकाश का जो लाभ है वो इस अवधि के भीतर लिया जाता है। द पैटर्निटी लीव में बी अवेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ, आपको कितने दिन के अंदर आपको ये पितृत्व अवकाश लेना होता है, तो 6 महीने के अंदर आपको ये लेना होता है। और कितने दिन के लिए होता है, ये 15 दिन के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मिनिमम रिक्विजाइट सर्विस टू बी कंप्लीटेड बिफोर ग्रांट ऑफ एनी स्टडी लीव फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्पस, वैज्ञानिक या तकनीकी उद्देश्य के लिए किसी भी अध्ययन अवकाश की मंजूरी से पहले न्यूनतम अपेक्षित जो सेवा है वो पूरी की जानी चाहिए। तो भाई आपको जब भी आप इस तरीके की अगर आप लीव लेते हैं तो आपको कितने साल की नौकरी पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की सेवा आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है वो मिनिमम जो यहाँ पर जो लीव है, स्टडी लीव है, वो आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रक्तदान करने वाले कर्मचारी को कितने दिन की छुट्टी जो है वो स्वीकृत की जाती है। भाई तो नो लीव 2 डेज या आधा दिन या 1 दिन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिन। तो जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके लिए 1 दिन की एक स्पेशल जो CL है वो दी जाती है, तो 1 दिन की यहाँ पर छुट्टी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लीव की बात करते हैं, ठीक है, लीव की बात करते हैं तो लीव में हमें 2-3 फैक्ट है जो याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें तो देखो क्वेश्चन में हमें मिली गई है, लेकिन अगर मैं LAP की बात करूँ तो LAP आपको कितने दिन मिलती है, तो मेरे भाई आप सभी लोगों को पता है ये पूरे महीने में आपको, पूरे साल में आपको कितनी मिलती है, तो आप सभी लोगों को पता है 30 दिन की मिलती है ना। 6 महीने तक 15 दिन मिलती है, फिर उसके बाद जुलाई के बाद 6 महीने बाद 15 और आपके खाते में ऐड होती है। तो ये कितनी ऐड होती है, 30 होती है। तो एक साल में कितनी हो जाएगी, 30। लेकिन जब भी आप LAP लेते हैं तो आप वन टाइम जो है वो आप मैक्सिमम एक बारी में आप वन टाइम जो है मैक्सिमम आप कितनी ले सकते हैं, LAP 180 दिन। और पूरी सेवा में आप कितनी LAP यहाँ पर जमा कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो है 300 जो है आप छुट्टी है वो आप जमा कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर जमा होती है तो उसका वो हर 15 दिन आपको लेस होती जाएगी। जैसे मान कर चलो भाई 300 छुट्टी आपके खाते में जमा होगी, उसके बाद आपको फिर 6 महीने के लिए 15 छुट्टी मिलेगी। अब अगर आप इसको ख़त्म नहीं करते तो स्वतः ख़त्म हो जाएगी। फिर अगले महीने अगले 6 महीने बाद जुलाई के बाद फिर 15 आपके खाते में जुड़ जाएगी। अगर आप उसको लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते हो तो ये घटती जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक कैंसिल होती जाएगी। तो ये LAP के मामले में था। फिर हम LHAP की बात करें, LHAP, ये जो LHAP है ये भी पूछी जाती है। तो ये आप सभी लोगों को पता है पूरे साल में ये कितनी मिलती है, 20 मिलती है। तो 10-10 के हिसाब से ये जो है वो 6-6 महीने में मिलती रहती है। यहाँ तक तो क्लियर। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई आप पूरी सेवा में, ठीक है, आप कितनी इसको जमा कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बारी, अगर आप मैक्सिमम एक बारी में ले सकते हैं तो आप 24 मंथ ले सकते हैं वन टाइम। वन टाइम का मतलब समझ रहे हैं, एक बार आप मैक्सिमम LHAP कितनी ले सकते हैं, 24। लेकिन पूरी सेवा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप कितनी भी यहाँ पर इसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई नो लिमिट है, यानी कि इसके लिए कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी इसको जमा कर सकते हैं। और बाद में आपको ये जो है इसको LAP में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर मेरे भाई। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो आपकी LHAP होती है, आपकी ये जो LHAP होती है, इसको आप जो है जैसे जब आप मेडिकल पर जाते हैं तो इसको आप COL यानी कि कम्यूटेड लीव जिसको बोलते हैं, COL कम्यूटेड लीव, इसमें आप इसको मेडिकल के आधार पर इसे ले सकते हैं। तो कम्यूटेड लीव किस आधार पर ली जाती है, मेडिकल के आधार पर ली जाती है। और जब ये ली जाती है तो जो LHAP आपको मिलती है वो इसकी आधी आपको मिलती है। सपोज दैट आपके पास 20 LHAP है तो COL कितनी मिलेगी भाई, 10 आपको COL मिलेगी, यानी कि मेडिकल लीव आपको कितनी मिल जाएगी, 10 मिलेगी। इस LHAP की आधी मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और COL अगर मैं पूरी सेवा के दौरान मिलूँ तो मैक्सिमम आपको वन टाइम जो है वो कितनी, 180 दिन आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ,
52 ये कह रहा है कि यदि कोई कर्मचारी 12 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर है तो टीए का कितना प्रतिशत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टीए इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर फॉर 12 आवर्स। तो अगर आप 12 घंटे से अधिक आप अपने मुख्यालय से बाहर ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर टीए मिलता है 100%। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 6 घंटे तक बाहर ड्यूटी करते हैं, यानी कि है ना 6 घंटे तक, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 30 घंटे का, और फिर 6 से 12 घंटे तक यहाँ पर जो है 6 से 12 घंटे, इसके लिए यहाँ पर आपको 17%, और अगर 12 घंटे से अधिक अगर रहता है तो आपको यहाँ पर 100% जो है वो टीए दिया जाता है। तो ये टीए का एक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है एचआरए को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एचआरए को आपको यहाँ पर 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको जो है वो नोट डाउन कर लेना है और इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एचआरए को कितने भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय अवकाश जो भत्ता है वो अधिकतम किस वेतन मैट्रिक्स स्तर के लोगों कर्मचारियों को दे है। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस इज पेएबल टू द मैक्सिमम अप टू विच पे मैट्रिक्स लेवल एम्प्लॉय। तो लेवल 8 तक के अराजपत्रित अधिकारी, या आपके 5 लेवल तक के, या 6 लेवल तक के, या 4 लेवल तक के। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, लेवल 8 तक के जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉय होते हैं अप टू लेवल 8 तक, उनको यहाँ पर जो है वो नेशनल हॉलीडे मिलता है। क्या मिलता है, NHA। ठीक है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त और आपका 2 अक्टूबर, ये आपके 3 NHA आपको फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 55, आश्रितों सहित कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास में सम्मिलित किया जाए। इंक्लूडिंग डिपेंड्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इज प्रिविलेज पास। अभी जो विशेषाधिकारी का पास होता है वो आश्रितों सहित यहाँ पर कितने जो है लोगों को दिया जाता है, 5 सदस्यों को दिया जाता है कि 4 या 3 या 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा आश्रितों सहित, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका आ जाएगा आंसर 5। देखो नोट डाउन आपको यही करना है कि पूछ क्या रहा है, आश्रितों सहित। इसमें 2 कंडीशन हैं, ये जो आपके प्रिविलेज पास है या जो विशेषाधिकार पास है। अब पास की मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई और एक वीडियो में पूरा पास मैंने कंप्लीट किया है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि भाई एक तो आपसे अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आश्रित, तो भाई आश्रित के मामले में जो है ये कितने लोगों को दिया जाता है, तो 2 लोगों को दिया जाता है। अब अगर आश्रित कुल अगर आपसे पूछा जाएगा कुल कितने सदस्यों को दिया जाएगा, तो कुल के मामले में कितना आ जाएगा, 5। 3 इसमें और सदस्य जुड़ जाएंगे, तो टोटल आश्रितों सहित कितना विशेषाधिकार, 5। और अगर आश्रित और आश्रित केवल आश्रित की बात करेगा तो 2 आपको आंसर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन कर सकता है और लगभग ये लोग जल्दी ज़्यादातर जो है वो गलत भी कर देंगे। 57 ये कह रहा है कि मानार्थ पास में कितने आश्रितों को अनुमति है। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कम्प्लीमेंट्री पास। तो कम्प्लीमेंट्री पास में अगर आश्रितों की बात आएगी तो इसमें मैक्सिमम कितने दिए जाते हैं, तो मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम आपके 2 आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों चीज़ें समझते हैं कि एक तो आपका आता है प्रिविलेज पास। इस प्रिविलेज पास की अगर मैं बात करूँ तो प्रिविलेज पास में क्या आता है, तो जो आपके जो ग्रुप ए और बी के जो कर्मचारी हैं, ग्रुप ए और बी के जो कर्मचारी हैं, इनको जो है ना फुल सेट मिलता है। फुल सेट का मतलब समझ रहे हैं, इनको 1 साल में 6 सेट मिलते हैं। और ग्रुप जो आपके इसके बाद सी और डी के कर्मचारी बचते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वो 3 सेट मिलते हैं। 1 साल में कितने सेट मिलते हैं, प्रिविलेज पास 3 सेट मिलते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है आपका ये मानार्थ पास यानी कि कम्प्लीमेंट्री पास। अब मानार्थ पास में क्या कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे ज़्यादातर हमेशा पूछी जाती है। इसमें मैक्सिमम तो 2 आपका आंसर होगा ही होगा। दूसरी चीज़ ये किसको दिया जाता है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनको ये दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान के चलो एक तो आता है भाई गजेटेड ऑफिसर। अगर कोई गजेटेड ऑफिसर है तो गजेटेड ऑफिसर के मामले में ध्यान रखना, अगर उसने 20 साल से अधिक की सेवा कर ली है ना, तो उसको लेकिन 25 साल से कम की, तो उस दौरान उसको 2 सेट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 सेट। याद कर लेना, सीधा सीधा एग्जाम में फंसेगा। लेकिन अगर इस बंदे ने 25 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो उसको कितने सेट मिलेंगे, तो 1 सेट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएंगे, 3 सेट। तो 2 सेट और 3 सेट आप याद रख सकते हैं। और ये जो मानार्थ पास है ना मेरे भाई, ये जो आपके जो कम्प्लीमेंट्री पास है, जब आप अपनी सेवा में 20 साल पूरे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही ये मानार्थ पास दिए जाते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। लेकिन गजेटेड ऑफिसर के मामले में जैसे वो 20 साल पूरी कर लेगा लेकिन 25 साल से कम, तो उसको 2 सेट मिलेंगे।
और अगर वो 25 साल से अधिक की सेवा पूरी कर लेता है, 25 साल या 25 साल से अधिक, तो उसको 3 सेट मिलेंगे। इसी संदर्भ में आपको ये और यहाँ ध्यान रखना कि भाई ये तो गजेटेड हो गया, फिर नॉन गजेटेड के मामले में क्या कंडीशन हो जाएगी। नॉन जो गजेटेड ऑफिसर हैं उसके मामले में ध्यान रखना, उसके मामले में अगर उसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसको 1 सेट मिलेगा, और अगर उसने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसको यहाँ पर 2 सेट मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 का रेशियो रहेगा। लेकिन भाई अगर अभी ज़्यादातर जो लोग हैं मुझे ग्रुप डी वाले देख रहे होंगे, है ना, तो अगर मान के चलो ग्रुप डी का कोई कर्मचारी है, ग्रुप डी का कोई कर्मचारी है भाई, ग्रुप डी का कोई कर्मचारी है, उसने अगर 20 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसको वो मानार्थ पास के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। और उसको मानार्थ पास कितना मिलेगा भाई, तो मानार्थ पास में ध्यान रखना, उसको मानार्थ पास का 1 सेट यहाँ पर मिलेगा। तो ग्रुप डी के लिए यहाँ पर 1 सेट याद रख लेना। और बाकी के मामले में मैंने बता ही दिया है कि भाई गजेटेड ऑफिसर और नॉन गजेटेड ऑफिसर के मामले में ये फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 सेट, 3 सेट, 1 सेट, 2 सेट। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे तो क्या आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी नहीं, आप इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई गजेटेड ऑफिसर अगर 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसको कितने मानार्थ पास दिए जाएंगे, तो 2 सेट, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे वो क्वेश्चन, या ये भी पूछा जा सकता है कि जो मानार्थ पास है वो कितनी सेवा पूरी करने के बाद दिए जाते हैं, तो 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद ये दिए जाते हैं। तो भाई ये अगर इस तरीके से आप हमारे साथ चीज़ों को पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन इतने बेहतरीन नंबरों के साथ होगा कि आपको ये मलाल नहीं होगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी और हमें नहीं आ रही है। एकदम बिल्कुल आंखों के सामने 4 ऑप्शन पढ़ने की कभी जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो छोटे या आसान क्वेश्चन होंगे वो तो आप वैसे ही 4 ऑप्शन में उसी ऑप्शन पर सीधी नज़र पड़ेगी जो सीधा उसका आंसर होगा। यदि अब अगला क्वेश्चन की 57 की बात करूँ तो किसी अधिकारी को दिए जाने वाले विशेषाधिकार पास की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने बताया किसके बारे में, विशेषाधिकार पास के बारे में। विशेषाधिकार पास के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि भाई अगर ग्रुप ए का या बी का कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, तो उसको कितने मिलेंगे, 6 सेट मिलेंगे। और अगर वो ग्रुप सी और डी का कोई कर्मचारी है तो उसको कितने मिलेंगे भाई, 6 के बजाय यहाँ पर कितने मिलेंगे, इसके आधे 3 सेट। अब आप मुझे बताओ, अगर जब आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ लोगे तो जाहिर सी बात है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई अधिकारी को विशेषाधिकार अधिकतम कितने दिए जाएंगे, तो आप बताएंगे 6 सेट दिए जाएंगे भाई, फुल सेट दिया जाता है, इसको बोलते हैं पूरा सेट। अब अगला क्वेश्चन क्या करें कि मानार्थ पास की पात्रता के लिए आवश्यक जो न्यूनतम योग्यता सेवा है वो कितनी है। मैंने बोला कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे भाई 20 साल की सेवा जैसी ये पूरी कर लेगा वो एलिजिबल हो जाएगा। बाकी 20 साल जैसे पूरी कर लेगा तो कितने सेट उसको मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो गजेटेड या नॉन गजेटेड या ग्रुप डी का कर्मचारी है, वो चीज़ हमने पढ़ ली है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन बेहतरीन 59, लेवल 5 में कर्मचारियों को जारी किए गए पास का प्रकार। अब लेवल 5 के जो कर्मचारी है ना, इनमें से उसको कौन सा जो पास है वो दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ टोकन पास, देखो मैं थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं टोकन पास की बात करता हूँ तो टोकन पास तो नहीं दिए जाएंगे भाई, क्योंकि तो भाई अधिकारियों को दिए जाते हैं, जो उच्च ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं भाई, जीएम हो गए, सीआरबी हो गया, एजीएम हो गए, है ना, या कोई जो लेवल 8 से अधिक जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको ये टोकन पास दिया जाता है। और फर्स्ट क्लास का जो पास दिया जाता है वो भी ग्रुप ए और बी को दिया जाता है, ठीक है, और प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी। लेकिन ये वाला जो है ना, अगर आप सोचोगे कि भाई ये क्वेश्चन मैं याद करके कर लूँगा तो आप याद करके इसको नहीं कर सकते। गारंटी के साथ 100% मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हर किसी के चीज़ यहाँ पर फंसने वाली है। अब ये फंसेगी क्यों, लेकिन इसको अगर कॉन्सेप्ट के तरीके से देखें तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक आप जब हम पास पढ़ रहे तो मैंने बताया था फर्स्ट ए पास, आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, फर्स्ट ए पास। अब इसका रंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वाइट, ठीक है, डब्लू। फिर उसके बाद आता है आपका फर्स्ट पास, इसी तरीके से याद रखना है फर्स्ट पास। फर्स्ट पास का मतलब होता है फर्स्ट क्लास पास, मैं क्लास नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी लिखने की, ठीक है मेरे भाई। और इसका जो रंग होता है वो होता है ग्रीन, यानी कि जी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर आपका आता है सेकंड क्लास का ए पास, ए का मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट एसी पास, ए पास, इसका मतलब आ जाएगा अगर रंग की बात करेंगे तो इसका रंग कैसा होता है, इस पास का येलो होता है। फिर हमारे पास आता है सेकंड पास। अब आप हमें बताइए कि मैंने यहाँ पर जो है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो जो है फर्स्ट के साथ जब ए लगेगा और सेकंड के साथ जब ए लगेगा और जब इसके साथ ए नहीं लगेगा, जब सेकंड के साथ ए नहीं लगेगा, तो याद कैसे रखना है,
देखो सफ़ेद ग्रीन येलो पिंक, ये तो आपको रंग याद होना चाहिए। WGYP ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब ये किसको दिया जाएगा भाई, तो जो ग्रुप ए और जो बी के जो कर्मचारी हैं यानी कि जो अधिकारी हैं उनको फर्स्ट ए पास दिया जाता है, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। और अगर मैं इसके लेवल की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो ये आपके जो अपर लेवल के जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उनको ये दिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जैसे ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, कौन से, ग्रुप सी के कर्मचारी, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी। अब ग्रुप सी के जो कर्मचारी है वो ग्रुप सी के कर्मचारी कौन से, जिनका जो लेवल है वो 6 से अधिक है। भाई स्टेशन मास्टर भी ग्रुप सी में आता है, लेकिन उसका ग्रेड पे अगर 42 की जगह क्या है 46 है, तो वो भी स्टेशन मास्टर ही है, लेकिन जो 6 लेवल से अधिक हैं उनको फर्स्ट पास दिया जाता है, यानी कि ग्रीन पास उनको दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला ग्रुप सी का कर्मचारी आता है, जो लेवल आपका कहाँ से लेकर ए यानी कि 2 से लेकर और लेवल आपका 5 तक जाता है। लेवल 2 से लेकर 5 तक ये भी ग्रुप सी के कर्मचारी होते हैं, इनको फर्स्ट ए पास दिया जाता है, सॉरी कौन सा, सेकंड ए पास। अब हम बात करते हैं सेकंड पास। सेकंड पास यानी कि अब आपका बचता है ग्रुप डी का कर्मचारी। ग्रुप डी के कर्मचारी को कौन सा दिया जाता है, सेकंड पास, और ये किस रंग का होता है, पिंक का। अब आपने देखा होगा जब आपको यहाँ पर 1900 ग्रेड पे मिला होगा, तो जब आप पास लेते हो तो येलो कलर का आपको पास दिया जाता है, तो ये सेकंड ए पास होता है, यानी कि जिसको हम थर्ड एसी पास भी बोलते हैं ना, थर्ड एसी में यात्रा कर सकते हैं इस पास से। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। अब अगर ये चीज़ें आपको पता है तो अब आप आराम से इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। ये जो लेवल 5 है ना, ये लेवल किस वाले फंक्शन में आ रहा है, तो ये लेवल आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर इस वाले में, सेकंड ए पास। किस में आ रहा है, सेकंड ए पास। रंग पूछता तो मैं आराम से कर लेता, तो यहाँ पर इसका तो आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं उनको कौन सा दिया जाएगा, तो सेकंड ए पास दिया जाएगा। तो सेकंड ए पास कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाके हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो मेरी वीडियो है ना वो थोड़ी सी लंबी बनती है। लंबी इसलिए बनती है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ना कि हमारा पेपर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक गैर राजपत्रित कर्मचारी यानी कि नॉन गजेटेड कर्मचारी को 1 वर्ष में कुल जो विशेषाधिकार पास हैं वो कितने मिलते हैं। अब यहाँ पर भाई अगर मैंने ए और बी की बात करी है, ग्रुप ए और बी के कर्मचारी, तो उनको तो 6 सेट मिलते हैं, यानी कि पूरा सेट मिलता है। फिर जो आपका सी और डी का जो कर्मचारी है उसको 3 सेट मिलते हैं। अब आप हमें बताओ 3 सेट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो भाई पहले ए के 3 सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मैं सिलेक्शन जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें भी हम इसी तरीके की चीज़ों को कवर करते हैं। और पेपर जब भी हम एनालाइज करेंगे तो मेरे भाई पेपर का एनालाइज तो इसी तरीके से ही करेंगे, क्योंकि आपको हमारा सबसे मेन उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना। और अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करवा देंगे कि आपको किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे में उच्चतम जो वेतन स्तर है वो कौन सा है, द हाईएस्ट पे लेवल इन रेलवे, 18 है कि 17 है कि 20 है, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए लेवल जो 7th पे कमीशन आता है उसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो आपका कितना है, 18 है कि, लेकिन अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में जो है वो कितना है, 17 है। इसके अकॉर्डिंग भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास आता है उत्तर पश्चिम सीमांत रेलवे, यानी कि द जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। अब आप बताओ भाई जिस जोन से आप पेपर दे रहे हैं उस जोन का आपको ना जीएम पता है और ना आपको एजीएम पता है, ना आपको एसडीजीएम पता है ना आपको पीसीओम पता है और ना आपको पीसीसीएम पता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सीधा सीधा कट हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये डाटा ये या तो हमारे चैनल पर मिलेगी या आपको खुद से इस चीज़ को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ क्लियर होगी। अब हमें पता है ना कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो है ना जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैं वो 2026 के हिसाब से यहाँ पर आइडिया के तौर पे बता सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पर जो जीएम जनरल मैनेजर है वो कौन है। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना अगर आप मुझे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से देख रहे हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है आईआरसीटीसी का मतलब क्या होता है। मतलब का मतलब यह है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अब अगर आईआरसीटीसी की मैं बात करता हूँ तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ, स्थापना की, ठीक है, जो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 27 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना होती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फुल फॉर्म के तौर पर तो मैंने कई बार बोला है कि भाई फुल फॉर्म का मेरे पास एक बेहतरीन जो है वीडियो में एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं,
अगला हमारे पास आता है आकस्मिक मजदूरों को रेलवे अनुशासनात्मक नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। व्हेन कैजुअल लेबर, यहाँ पर कैजुअल लेबर की बात कर रहा है, तो व्हेन जो कैजुअल लेबर होते हैं वो कैन बी गवर्न अंडर द रेलवे डिसिप्लिनरी रूल्स। तो डिसिप्लिनरी जो रूल है आपके, उसके तहत यहाँ पर कब इसको नियंत्रित किया जाता है। तो कार्य की तारीख से 4 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, या अस्थायी तिथि प्राप्त करने के बाद, या नियमित समावेश के बाद। तो आफ्टर रेगुलर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब नियमित समावित इसको किया जाता है तभी इनको जो है यहाँ पर इसके तहत जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि इनके ऊपर ये नियम जो है वो लागू हो सकते हैं। ठीक है। और कल ही हमने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें हमने HOER पढ़ा था। क्या पढ़ा था? HOER जो रूल हैं 2005, इसमें हमने पढ़ा था। हमने ये बताया कि भाई ये किस पर लागू होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई जो नॉन गेजेटेड जो कर्मचारी हैं, ग्रुप C और D के जो कर्मचारी है उन पर ये लागू होता है। दूसरी आपका आता है कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर, इन पर ये लागू होता है ना। ये सारी, और बाकी सब्स्टिट्यूट जो लेबर है उन पर ये लागू होता है। बाकी ये लागू किस पर नहीं होता है, और जो फैक्ट्री एक्ट हैं आपका, जो माइंस एक्ट हैं, उनके तहत अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो उन पर ये लागू नहीं होता है। जैसे RPF हो गया, है ना, RPF हो गया, उन पर ये लागू नहीं होता है। और जैसे मान के चलो कोई गोपनीय काम में जो लगे हुए कोई कर्मचारी हैं, गोपनीय काम जैसे बिजनेस वगैरह वगैरह में, उन पर ये लागू नहीं होते। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये चीज़ भी यहाँ पर कवर की थी। तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी वाले में भी ये इन पर तभी लागू होंगे जब ये नियमित समावेश, यानी कि इनका रेगुलर जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 65। डीम्ड निलंबन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग करना आवश्यक है। अब ये डिसिप्लिन एंड जो अपील रूल हैं 1968 आपका 68, ये हमने अच्छे से चीज़ों को कवर किया था, वहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए क्या जाता है, SF2 आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अथॉरिटी आपको पता होनी चाहिए। इन अथॉरिटी में क्या है, जैसे ये जो आपके फॉरम है, अथॉरिटी नहीं बल्कि क्या आप क्या जाते हैं, फॉरम आ जाएंगे। तो फॉरम में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान के चलो आपका SF1 है, तो SF1 किससे संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर चलूँगा। तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन, यानी कि तत्काल रूप से जो माना गया सस्पेंशन है वो आपका SF1 में आता है। अब जब SF1 में जब सस्पेंशन आता है तो आप कब सस्पेंड माने जाओगे, या तो मान के चलो आप 48 घंटे से पुलिस कस्टडी में हैं, या आप 48 घंटे गिरफ्तारी से 48 घंटे तक आप जेल में रहते हैं, तो आपको सस्पेंशन माना जाएगा, है ना। तो कुछ इसके ये फैक्ट हैं। और मान के चलो ये जो सस्पेंशन वाला जो आपका ऑर्डर है ये कब तक वैध रहेगा, तो ये 90 दिन तक वैध रहेगा। सस्पेंड अगर आप रह सकते हैं तो 90 दिन तक रह सकते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये अवैध हो जाएगा, ये वैध नहीं होगा। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि भाई इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ये जो सस्पेंशन है इसको बढ़ाया जा सकता है, और मैक्सिमम कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है, तो 180 दिन तक। यानी कि अगर आपको सस्पेंड रखना है तो मैक्सिमम आपको 180 दिन तक ही सस्पेंड रखा जाता है। लेकिन ये कब, जब मान के चलो कोई और कोई विशेष प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी, या मान के चलो और इसमें गहन जांच की जाएगी, तब ये बढ़ाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको SF1 ये जो सस्पेंशन ये समझ में आ गया होगा। सस्पेंशन कब माना जाएगा, जब आप 48 घंटे से पुलिस हिरासत में हैं, और ये सस्पेंशन 90 दिन तक वैध रहेगा, उसके बाद ये अवैध हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ाया जाएगा तो इसे 180 दिन तक ही बढ़ाया जाएगा, है ना। और इसके बाद आता है हमारे पास SF2, ये भी पूछा जाता है। SF2 क्या कहता है, डीम्ड सस्पेंशन, यानी कि माना गया निलंबन। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इस सस्पेंशन की बात करते हैं, जैसे एक आपका SF1 आता है, तो इसमें क्या है कि भाई निर्वाह भत्ता भी मिल जाता है, DA भी मिल जाता है ना, और बाकी जो और फैसिलिटी है वो इसमें मिल जाती है। बाकी जैसे मान के चलो अगर आपको SF1 जब जारी की जाएगी तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा सस्पेंशन के दौरान, है ना, आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। जब आपको सस्पेंड किया जाएगा आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, आपको हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने दिया जाएगा, आपको TA नहीं दी जाएगा। ये सस्पेंशन के रूल होते हैं, है ना, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। दूसरा यहाँ पर क्या है जो इम्पोर्टेंट आता है वो आपका आता है SF5। ये SF जो 5 आती है वो आपकी मेजर पेनल्टी में आती है। क्या आती है, मेजर पेनल्टी। और एक आपकी आती है SF आपकी जो क्या नाम जो 7 आती है, SF7। ये क्या करती है, जांच अधिकारी की नियुक्ति, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसकी नियुक्ति के लिए SF यहाँ पर 7 जारी किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट के तौर पर SF11 आप सभी लोगों को पता है, जिसे हम बोलते हैं माइनर पेनल्टी। क्या बोलते हैं, माइनर पेनल्टी। ये इसके लिए यहाँ पर जारी की जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो सीधा सीधा आपके ये एग्जाम में पूछी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है,
कि कुछ चीज़ें हमें और इसमें नोट डाउन ये करनी है कि जैसे मान के चलो रूल नंबर जो 6 है, रूल नंबर 6 है वो क्या कहता है, वो आपकी पेनल्टीज़ के बारे में बताता है। पेनल्टीज़, पेनल्टीज़ का मतलब समझ रहे हैं, शास्तियाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शास्तियाँ। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि शास्तियों के बारे में किस रूल में दिया गया, तो आप बताएंगे रूल नंबर 6 में। इसमें एक तो आपकी आ जाएगी मेजर पेनल्टी और एक आपकी आ जाएगी माइनर पेनल्टी। तो ये किस में, आपका रूल नंबर 6 में। फिर दूसरी चीज़ ये आपकी आ जाती है, मान के चलो रूल नंबर 9 ये कहता है, रूल नंबर 9 ये कहता है कि जो मेजर पेनल्टी है उसको जारी किया जाना, यानी कि SF5 को जारी किया जाना। अब जब SF5 जारी की जाएगी तो इसके अंतर्गत जो है ना, वो 4 जो अनुलग्नक है, जिसको एनेक्सर बोलते हैं, अनुलग्नक, वो जो 4 अनुलग्नक है वो अनिवार्य हो जाते हैं कि भाई इसमें विटनेस भी चाहिए होता है ना। बाकी इसमें जब इंक्वायरी की जाती है, भाई SF5 जब जारी किया जाता है तो ये मेजर पेनल्टी के तहत जब जारी की जाएगी तो इसमें 4 अनुलग्नक शामिल होते हैं। भाई कब वो आता है ना, कोई चीज़ अगर घटना घटी है तो कब हुई थी, क्यों हुई थी, है ना, और गवाह के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण जो चीज़ें वो रहेगी। माइनर पेनल्टी की अगर मैं बात करूँ तो रूल नंबर 11 ये कहता है कि भाई SF जो 11 है, रूल नंबर 11 ये कहता है कि जो SF11 है इसको जारी किया जाएगा। अब जब इसको जारी किया जाएगा तो इसके संदर्भ में जब भी प्रतिवेदन देना पड़ेगा, भाई ये एक प्रकार का जो आपसे हम ये कह सकते हैं कि भाई सवाल जवाब, यानी कि आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो इसके लिए अगर आप प्रतिवेदन यहाँ पर जब दोगे तो प्रतिवेदन के लिए आपको समय यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 10 दिन का समय दिया जाएगा। आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको प्रतिवेदन यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये चीज़ तो आ गई, ठीक है। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें अपील की जो समय सीमा है, अपील की जो समय सीमा है वो कितनी है। तो 45 दिन का यहाँ पर अपील के लिए समय सीमा रहता है। और अगर प्रतिवेदन की अगर मैं बात करूँ तो प्रतिवेदन के मामले में हमने अभी क्या इतना पढ़ा है, 10 दिन। तो ये इसकी अपील की समय सीमा रहती है। बाकी यहाँ पर सर्वोच्च जो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी होती है वो कौन होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। और रूल किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो भाई ये भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई कि जब इन सब चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ये आ जाती है कि भाई जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है वो किस पर लागू होते हैं और किस पर लागू नहीं होते हैं। तो अगर लागू की बात करें, ठीक है, किस पर ये लागू होते हैं, तो लागू के मामले में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये ऑल जो रेलवे एम्प्लॉय हैं, ऑल रेलवे जो एम्प्लॉय हैं उन पर ये लागू होते हैं। किधर मेरे भाई, चाहे वो ग्रुप डी का कर्मचारी हो, चाहे वो ए का कर्मचारी हो, ए से लेकर ग्रुप डी तक। तो ए से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं उन पर लागू होते हैं। लेकिन फिर किस पर लागू नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक तो आता है अखिल भारतीय के जो सदस्य हैं, अखिल भारतीय जो आपके जो सेवा हैं, भाई जो IAS IPS होते हैं, है ना, यानी कि जो इंडियन रेलवे में डायरेक्ट जो है वो IAS यानी कि IAS का एग्ज़ाम, यानी कि जो UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं उन पर ये लागू नहीं होते हैं, यानी कि उसके जो सदस्य होते हैं उन पर ये लागू नहीं होते हैं। दूसरे ये किस पर लागू नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा अलग से इस पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ये रहेगा अलग से। जैसे RPF का जो स्टाफ है, ठीक है, उन पर ये लागू नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये दो चीज़ें पता है तो दोनों चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी कैजुअल लेवल पे ये लागू नहीं होता है, कैजुअल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीम्ड सर्विसमैन हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर नई पेंशन योजना कब से प्रभावी हुई, न्यू पेंशन यानी कि जो NPS है ये कब से यहाँ पर प्रभावी हुई है, तो 1 जनवरी 2004 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, NPS में कर्मचारी द्वारा देय योगदान कितना, यानी कि देय योगदान होता है, तो यहाँ पर मासिक आधार पर, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक, तो ये मंथली बेसिस पे होता है। NPS में जो कर्मचारी यहाँ पर पैसा कटवाता है वो मंथली यहाँ पर कटता है। आपको पता है भाई NPS कटता है तो आपके पास तनख्वाह आती है, ठीक है, तो यहाँ पर 10% आपका कट जाता है, 14% जो है सरकार यहाँ पर डाल देती है NPS में। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो प्राण संख्या होती है, प्राण खाता संख्या होती है, उसमें जो नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है, उसमें कितनी संख्या होती है, तो 12 डिजिट का होता है, 14, 16 या 20। तो प्राण आप सभी लोगों को पता है ये 12 डिजिट का एक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महंगाई भत्ता अंशदान के वेतन के साथ लिया जाना है, तो डियरनेस अलाउंस इज टू बी टेकन विद पे फॉर कंट्रीब्यूशन।
महंगाई भत्ता अंशदान के वेतन के साथ लिया जाना है। तो यहाँ पर लिया जाता है हाँ या ना, या आंशिक रूप से सही। तो यहाँ पर क्या है कि इसे वेतन के साथ लिया जाना है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये आपका आ जाएगा 5 बार 9 प्लस 4 बार 9, 9 9 9 प्लस 9, इसका योग क्या होगा भाई, इसको जोड़ना है भाई। आपको सभी लोगों को पता है कि मैं अगर इसका यूनिट डिजिट देखूँ तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 6 लास्ट में आएगा। तो 6 हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर 71वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यानी कि 32-50 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के अंत में भुगतान किए गए साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या है भाई, सीधा सा बात है भाई 300 यानी कि 3250 रुपये है और उसका आपको 10% निकालना है, और ये 1 साल के लिए है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, या 10% को आप कह सकते हैं 10/100। ये एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से कट जाएगा, 325 आपका बच जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर -2 प्लस -6, -2 प्लस -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 73 ये कह रहा है 2 घंटे 30 मिनट को मिनट में बदलना है। तो भाई 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 और 60 120, 120 मिनट हो जाएंगे, और 30 मिनट और हैं, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 150 मिनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 74वां क्वेश्चन, इसके बीच शयन आवास उपलब्ध कराया जाता है। स्लीपिंग अकोमोडेशन इज पीरियड बिटवीन एंड आवर्स। तो जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर जो सोने का जो समय है वो कब रहता है, 18 से 6, 19 से 7, 20 से 8 या 22 से 6। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 से 6, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर मैं 75 की बात करूँ तो 95-72 में से 40-18 घटाना है और -21-64 घटाना है। तो अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट को देखूँ, यहाँ पर 72 है, और अगर मैं इन दोनों माइनस को जोड़ देता हूँ तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये जीरो तो आएगा ही आएगा, और 17 में से, क्योंकि आगे जो डिजिट है वो बढ़िया, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33-90। देखो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर मैथ्स का पैटर्न इस प्रकार सा है आता है आपके एग्जाम में, तो इजीली मैं ये कह सकता हूँ कि आप जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो आप इजीली कर जाओगे, और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आरएसी का मतलब क्या होता है। आरएसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अब देखो फुल फॉर्म देखो यहाँ पर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके फुल फॉर्म से रहेंगे। तो अगर आप सीसीटीसी या सीसीटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई ये पोर्शन आपका फ्री फंड का पोर्शन है, आपको फुल फॉर्म तैयार करनी है। हमारे पास आता है पोएट। पोएट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको बोलते हैं पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। तो पैसेंजर ऑपरेटेड कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑपरेटेड हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि आईवीआरएस का पूरा नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया था इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। तो वॉइस रिस्पॉन्स आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि NTES का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है भाई नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसका मतलब आ जाएगा सिस्टम। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर्ड है ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर नेशनल, एन का मतलब क्या आ जाएगा, नेशनल। तो ये तो दो देखो कट ही जाएंगे। अब यहाँ पर भी नेशनल है, यहाँ पर भी नेशनल है, और टी से आ जाएगा ट्रेन। तो यहाँ पर टिकट है तो ट्रेन आपका आ जाएगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यानी कि बी ऑप्शन। आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अगर अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आरक्षित आवास वाले यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कुछ मिनट पहले अपनी सीट या बर्थ पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो जब आप रिजर्वेशन कराते हैं तो रिजर्व जो आपकी सीट होती है उसको आपको कितने मिनट पूर्व जो है वो आपको कब्जा करना चाहिए। तो 5 मिनट, 15 मिनट, या 10 मिनट, या 20 मिनट। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बुकिंग के संबंध में यूटीएस का मतलब क्या होता है। तो यूटीएस की आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम इसका मतलब होता है, तो यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा रहेगा, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसी प्रकार से आपका पीआरएस भी पूछा जाता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपका ईआरएस भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन सिस्टम होता है ना। बहुत सारी जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। जैसे मैं, और अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो जैसे यहाँ पर एक आता है आरबीएस, क्या आता है,
RBS ये भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं रैट्स ब्रांच सिस्टम, ब्रांच सिस्टम। अब ये क्या है, ये दूरी को मापने वाला एक सिस्टम है। जैसे हम PMS की बात करें, PMS इसको बोलते हैं पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है TMS, TMS को बोलते हैं आपका टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। इसी प्रकार से आपका आता है RMS, ठीक है, इसको बोलते हैं रैक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे आपका एक ICMS आता है, ICMS इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। और एक आपका FOIS होता है, FOIS फ्रेट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेरे भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ना, जो हम FOIS पढ़ रहे हैं ना, FOIS, इसके दो आपके मॉड्यूल होते हैं। एक तो आपका होता है PMS पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है TMS, है ना, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। इसी प्रकार से जैसे COIS होता है, COIS कोचिंग ऑपरेशन, ठीक है, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके 3 मॉड्यूल होते हैं। जैसे आपका एक तो आपका होता है ICMS, सॉरी ये उल्टा मैंने आपको बता दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना। जैसे आपका ICMS होता है, ICMS इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम। इसके 3 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल तो होता है आपका कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक आपका होता है आपका PAM, और एक होता है PMM। तो ये 3 आपको यहाँ पर ये मॉड्यूल याद रखने हैं। और एक मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने जो कवर किया था, जैसे COA कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन क्या होता है, FOIS क्या होता है ना, और आपका इसके अंतर्गत जैसे ICMS क्या होता है, या CMS क्या होता है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। इनका एक मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है, और अगर आप वो चीज़ देख लेंगे तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये PMS TMS ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका 10 हो जाएगा। बाकी UTS यहाँ पर मैंने कवर करा ही दिया है। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि शिकायत पुस्तिका में कई फाइल शामिल हैं। कई फाइल का मतलब होता है कितनी फाइल इसमें शामिल होती है। तो कंप्लेंट बुक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फाइल्स। तो जब भी हम शिकायत पुस्तिका की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम शिकायत की बात करते हैं तो 5 प्रति में इसको बनाया जाता है, कि 1 प्रति में, कि 2 प्रति में, या 3 प्रति में। तो अगर मेरी वीडियो आप पहले से देख रहे हैं तो शिकायत पुस्तिका आप सभी को लोगों को पता है कि 3 प्रति में बनाई जाती है। अब जब शिकायत की बात आती है ना, शिकायत की, तो यहाँ से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि शिकायत में जब प्रति की बात आती है, प्रति, तो एक क्वेश्चन तो ये है कि जो अभी यहाँ पर पूछा है कि भाई कितने प्रतियों में, तो पहले तो जो है आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड में रखी जाती है, ठीक है। दूसरी आपकी डिवीज़न दी जाती है, डिवीज़न ऑफिस में दी जाती है, और तीसरी आपको पैसेंजर में दी जाती है, पैसेंजर को दी जाती है। तो ये सीरीज भी आपको सीरियल जो भी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो शिकायत होता है ना, शिकायत जब भी किसी कर्मचारी को कोई कंप्लेन होती है, तो जो डिवीज़न लेवल पर इसको हैंडल करता है, डिवीज़न लेवल पर इसका जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? ADRM होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? ADRM होते हैं। लेकिन जोनल लेवल पर कौन होता है? तो जोनल लेवल पर कौन होते हैं? इसके आपके AGM होते हैं, यानी कि एडिशनल जनरल मैनेजर होते हैं। पहली चीज़, अगर इतना क्लियर हो गया है तो अगर हम और चीज़ें इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे तो इसमें और चीज़ें क्या निकल कर आती हैं कि भाई ठीक है, आपने शिकायत के बारे में जब इतनी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो जैसे कोई सामान्य शिकायत है, भाई आपकी कोई सामान्य शिकायत है, उसको कितने दिन में उसका निवारण करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए जो समय सीमा है वो कितनी है? 15 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर सामान्य जो शिकायत है उसका निवारण करना होता है। जैसे कोई ऑनलाइन शिकायत करता है, भाई मान के चलो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपने ऑनलाइन शिकायत करी है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर उसका जो है वो निवारण करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, मान के चलो किसी ने जो है वो शिकायत की है और उस शिकायत में जांच होनी है, भाई मान के चलो भाई आपके विरुद्ध किसी ने शिकायत करी है और उसमें जांच होनी है, तो उसके लिए उस कितना समय सीमा है? तो 45 दिन का आपको याद रखना है। तो अगर कोई जांच वाली कोई शिकायत है तो उसके लिए यहाँ पर जो है 45 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट वापस देनी होती है। एक आपका आता है CP ग्राम, CP ग्राम, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, ये अच्छा ग्राम है। अब ये CP ग्राम्स जो होता है ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है, CP ग्राम्स, इसके लिए जो समय सीमा है वो कितनी है? 21 दिन। अब आप हमें बताओ कि अगर शिकायत से इससे बाहर क्वेश्चन अगर पूछा जाए
जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो या तो होगा भाई CCTS लेवल या उससे ऊपर तक का, है ना, भाई ACM लेवल तक का होगा, क्योंकि इतनी डीपली जाने का मतलब सिर्फ उसका तभी बनता है। और लेकिन अगर आप CCTC का दे रहे हैं, लेवल 2 का दे रहे हैं, तो भाई इससे बाहर तो आपका क्वेश्चन किसी भी कीमत में नहीं बन सकता, किसी भी कीमत में नहीं बन सकता। ये तो आपको मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर जब हम शिकायत जब हम पढ़ते ही हैं तो यहाँ पर जो है शिकायत हम किस किस के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था रेल मदद जो ऐप है, पोर्टल है ना, आपने रेल 1 के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि रेल 1 में आपका जो रेल 1 है, रेल 1 जो ऐप है उसमें भी रेल मदद का ऑप्शन है, इसके माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर है जो है आपका 139, इसको भी आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और निकल कर ये आती है कि शिकायत के लिए पहले एक पोर्टल हुआ करता था जिसका नाम था निवारण। क्या था? निवारण। अब ये जो पोर्टल है भाई इसकी जगह जो है ना, सबकी जगह किसने घेर लिया? रेल मदद ने घेर लिया। लेकिन अगर निवारण पोर्टल भी पूछा जाएगा तो किससे संबंधित, तो आप बताएंगे ये शिकायत से संबंधित है। इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अगर मैं रेल 1 की बात करूँ तो किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया, तो ये क्रिस के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया था। अब क्रिस के द्वारा एक और डेवलप किया गया, जैसे आपका HRMS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी जो सिस्टम है, ये किसके द्वारा डेवलप किए गए? क्रिस के द्वारा किए गए। लेकिन एक HMIS करके एक जो आपने, जब आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पर ये ऐप देखते होंगे, ये वाला डाउनलोड किया होगा आपने, तो ये किसने आपको डेवलप किया? ठीक है, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या है, HMIS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो है मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, वो जो रेलटेल है, रेलटेल प्लस सीडेक जो कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो HRMS और HMIS, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। HRMS के मामले में क्रिस आपको आंसर करना है। क्या करना है? क्रिस आंसर करना है। और लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर अगर ये पूछा जाएगा कि जो ये रेल मदद है आपका, रेल मदद, ये किसने डेवलप किया है, तो भैया रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो है वो डेवलप किया गया है। इसी तरीके से भाई ये सारी जो जानकारी है वो हमें पता चल गई है कि भाई जब शिकायत का पूछा जाएगा तो 3 प्रतियों में आंसर सीधा कर देंगे। पूर्वोत्तर सीमांतर में कितने रेलवे मंडल हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रंटियर रेलवे में कितने मंडल हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बता देना। कि जो यहाँ से मुझे देख रहे हैं 84 ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे में आरक्षित टिकट किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, तो PMS, PRS, क्रिस या COS। तो भाई आप सभी लोगों को पता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। अब यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम इसी में आ रहा है, तो आप वैसे भी पकड़ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। क्या होती है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरीके से ये सारी जो डेटा है अगर आपके पास है तो कौन आपको फेल कर सकता है? आप खुद सोचिए। अगर आपको इतनी जानकारी पता है, PMS का मतलब क्या होता है? पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। और COIS की क्या होती है? कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अगर आपको ये चीज़ पता है भाई, तो एक ही तो मेल खाएगा। अगर ये मेल खाएगा तो भाई सीधा आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोनल स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? ये किस स्तर पर पूछ रहा है? जोनल लेवल पर। और किसका? वाणिज्य, यानी कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है जोनल लेवल पर, वो कौन होता है? PCM होता है कि PCCM होता है? PC या PFCA? राइट आंसर क्या हो जाएगा? PCCM। PCCM को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। PCM जो होता है वो जोनल लेवल पर ऑपरेटिंग जो होता है आपके ऑपरेटिंग ये ऑपरेटिंग का हेड होता है। कौन होता है? ऑपरेटिंग का हेड। लेकिन अब यहाँ पर भाई एक चीज़ ये निकल कर आती है बोर्ड लेवल पर। इसका मैं डाटा ही तैयार कर लेता हूँ। वो क्या है? एक तो आपका आता है डिवीज़न लेवल पर, ठीक है, एक आपका आता है जोनल लेवल पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, और एक आता है बोर्ड लेवल पर। अब आप मुझे बताओ डिवीज़न लेवल पर अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूँ तो कौन है? PCCM। अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमर्शियल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OPTG का मतलब क्या जाएगा? ऑपरेटिंग। PCM होता है, ओहो यहाँ पर फिर गलती कर दी। यहाँ पर क्या गलती कर दी मैंने? डिवीज़न लेवल पर हमने पढ़ना है। तो भाई अगर डिवीज़न लेवल पर पढ़ेंगे तो भाई अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूँ, ऑपरेटिंग डिवीज़न लेवल पर कौन होते हैं भाई? तो सीनियर DM होते हैं। और अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूँ, तो यहाँ पर सीनियर DCM होते हैं। पहली चीज़ तो भाई यहाँ क्लियर होगी, सीनियर DCM। भाई एक तो लिख जल्दी स्पीड बना, और गलती यहाँ पर लिखने में हो रही है। जोनल लेवल पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर PCOM
PCOM और यहाँ पर PCCM ये होते हैं। लेकिन बोर्ड लेवल पर जो है ना ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड लेवल पर कौन होते हैं। तो ये होते हैं MONDBD। ये बहुत प्यारा नाम है भाई। और प्यारा नाम क्यों है? क्योंकि ये बोर्ड लेवल पर जो है ना ये आपका सीनियर DCM यानी कि दोनों विभाग का मुखिया होता है, यातायात का भी और कॉमर्शियल का भी, यानी कि ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल दोनों का। आई बात समझ में? अब MOBD की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर, क्या होती है भाई? मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस थोड़ा सा लिखने में गलती हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट, क्या है? डेवलपमेंट। तो भाई इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ और चीज़ मैं बता देता हूँ कि वर्तमान में अभी मैं 2026 में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है आपकी 9 जुलाई 2026। तो यहाँ पर वर्तमान में अभी जो MOBD है वो कौन है? वो आपके हैं मनोज सिंह। कौन है मेरे भाई? मनोज सिंह। ये आपको याद रखना है। अब ये जो सारी चीज़ें ना ये आपको पता है अगर है तो किसी भी कीमत में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये आती है भाई कि जब हम, चलो मनोज सिंह तो हमें पढ़ ही दिया है, यहाँ पर एक चीज़ आती है CRB। वर्तमान में CRB या CEO रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो सतीश कुमार हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए भाई, कौन है? सतीश कुमार हैं। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब सतीश कुमार तो हैं, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत जो है ना वो 4 मेंबर आते हैं। तो एक आपका MOBD आता है। क्या आता है भाई? MOBD। और MOBD वर्तमान में अभी कौन है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। उनका नाम है, क्या है? मनोज सिंह। मनोज सिंह। अब आप कहेंगे भाई ये बार बार क्यों लिख रहे हैं? तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ यहाँ पर, याद कैसे रखोगे। M का मतलब क्या होता है? मनोज। तो M से आप इस चीज़ को ऐसे याद रखना है। एक होता है मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्तमान में कौन है? तो विवेक कुमार गुप्ता। विवेक कुमार गुप्ता। तो अब याद कैसे करोगे थोड़ा सा भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ मेंबर ऑफ जो फाइनेंस है, मेंबर जो फाइनेंस है वो कौन है? मंजूषा जैन। तो भाई ये जो है ना ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। फिर एक आपका आता है मेंबर ऑफ जो ट्रैक्शन एंड जो रोलिंग स्टॉक है। क्या है? रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक वो कौन है? वो, अच्छा, रोलिंग का मतलब क्या है कि राजा गोपाल। तो भाई ये सारे नाम आपको अगर पता है तो ये नाम कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए याद रखना है। देखो इंफ्रा का मतलब क्या होता है? जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो, है ना, तो आप विवेक से करते हो कि या बिना विवेक से करते हो? अच्छे दिमाग लगा के आप अपना मकान तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप विवेक कुमार गुप्ता याद रखना है। फाइनेंस, यहाँ पर क्या लिखा है? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है भाई? जो फाइनेंस से ज़्यादातर रिलेट रखते हैं वो कौन होते हैं? जैन लोग होते हैं। तो मंजूषा जैन याद रखना है ना। जैन लोग होते हैं ज़्यादातर फाइनेंस में जो है वो, यानी कि जो बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस में ज़्यादा घुसे रहते हैं, वो कौन होते हैं? जैन लोग होते हैं। फिर रोलिंग में आर आ रहा है तो यहाँ पर भी आर आ रहा है, राजा गोपाल, वो राजा गोपाल में भी आर आ रहा है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो भाई अच्छा, वाणिज्य विभाग का कौन हो जाएगा? आपका PCCM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई रेलवे बोर्ड स्तर पर, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो वाणिज्य विभाग का कौन होता है? MOBD, सीधा आंसर। 87 ये कह रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो सतर्कता विभाग होता है, क्षेत्रीय स्तर का मतलब होता है जोनल लेवल पर, जोनल लेवल पर जो सतर्कता विभाग होता है उसका मुखिया कौन होता है? तो वो कौन होता है? SDGM। SDGM यानी कि सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर। ये जोनल लेवल पर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है उसका ये मुखिया होता है। और वर्तमान में अगर आपसे मैं SDGM की बात करूँ तो वो कौन है? अरविंद नौटियाल। कौन है मेरे भाई? अरविंद नौटियाल, ठीक है, अरविंद नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्सल बुकिंग में कितने स्केल होते हैं? तो पार्सल बुकिंग में एक तो आपका R होता है, एक आपका P होता है और एक होता है S। अब ये कितने हो गए? तो आप बताएंगे 3, यानी कि A ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है भाई कि पार्सल जो बुकिंग होती है उसमें कौन सा स्केल निम्न में से नहीं है? एक R दे दिया, एक आपका P दे दिया, एक S दे दिया, एक आपका O दे दिया। अब कौन सा नहीं है? तो O नहीं है। तो भाई सारी चीज़ें हमने क्लियर आउट यहाँ पर करनी है।
अब जब पार्सल की बात आई गई है तो पार्सल में भी कुछ जो फैक्चुअल जो फिक्स जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। इसमें जो मिनिमम जो प्रभावित जो दर है वो क्या है। जैसे अगर किलोमीटर आपसे पूछा जाए तो मिनिमम 50 किलोमीटर जो है यहाँ पर लिया ही लिया जाता है। अगर आपसे किलोग्राम में पूछा जाएगा तो 10 किलोग्राम आपको आंसर करना है। अगर आप रुपये पूछा जाएगा तो 30 रुपये आपको आंसर करना है। ये मिनिमम है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मिनिमम प्रवाहित दूरी कितनी, तो आप बताएंगे 50 किलोमीटर। आपसे पूछेगा मिनिमम प्रवाहित वजन कितना है पार्सल में, तो आप बताएंगे 10 kg। आप बताएंगे मिनिमम प्रवाहित भाड़ा कितना है, तो आप बताएंगे 30 रुपये। तो ये मिनिमम आपसे इतना इतना जो है वो लिया ही लिया जाता है। पार्सल में जब आप एडवांस बुकिंग करते हैं, एडवांस बुकिंग, तो कितने दिन पहले आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए 90 दिन आपको याद रखने। कितने दिन रखने हैं? 90 दिन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। अब अगर मैं पार्सल में और ये चीज़ें बात करूँ तो जैसे पार्सल में एक चीज़ और क्या आती है कि एक आता है समाचार पत्र। क्या आता है? समाचार पत्र। समाचार पत्र के लिए मिनिमम जो तय भाड़ा है वो कितना है? 2 रुपये है। लेकिन जो पत्रिकाएं होती हैं ना, मैगजीन होती हैं, पत्रिकाएं या मैगजीन हम जिसको बोलते हैं, पत्रिकाओं के मामले में ये 4 रुपये है। तो ये 2 रुपये और 4 रुपये याद रखना है। लेकिन अगर इसके मामले में मिनिमम जो प्रभावित दूरी पूछी जाएगी तो 250 किलोमीटर याद रखना है। कितना ध्यान रखना है? 250 किलोमीटर। फिर दूसरा ये चीज़ है कि इन दोनों के मामले में तो जो स्केल है ना आपका, वो एस स्केल का 45% यहाँ पर जो है वो भाड़ा लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एस स्केल का 45% यहाँ पर जो है वो भाड़ा लिया जाता है। फिर दूसरा क्या है कि जब हम पार्सल की बात करते हैं तो पार्सल में एक आता है PW बिल। क्या आता है? PWB। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पार्सल वे बिल। क्या होती है? पार्सल वे बिल। अब एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई ये कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, तो ये ध्यान रखना, ये 4 प्रतियों में तैयार की जाती है। तीसरा आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो पार्सल वे बिल से ये 3 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जब पार्सल में हमें और जो चीज़ें याद रखनी है, पार्सल में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपसे ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई जो पार्सल है, अगर मान के चलो वो जो सामान पार्सल में बुक किया जाता है अगर वो किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है तो रेलवे का धनीय दायित्व कितना बनता है? रेलवे का धनीय जो दायित्व है वो कितना बनता है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे फिक्स यहाँ पर पूछा जाएगा। तो धारा 103 के तहत जो है ये रेलवे का धनीय दायित्व बनता है। अब कितना कितना बनता है ज़रा इसको भी देख लेते हैं। इसमें जैसे आपका गुड्स हो गया, ठीक है, गुड्स हो गया या पार्सल हो गया, अगर इसके मामले में रेलवे को अगर मान कर चलो पैसा देना पड़ा या क्लेम देना पड़ा तो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से वो पे करेगा। लेकिन लगेज के मामले में कितना है? लगेज के मामले में, तो लगेज के मामले में ये 100 रुपये पर केजी के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई माल पारेषण के मामले में, माल का मतलब होता है गुड्स, है ना, गुड्स, माल पारेषण के मामले में जो रेलवे का जो धनीय दायित्व वो कितना है? तो यहाँ पर रहता है 50 रुपये पर केजी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कह रहा है संभागीय स्तर पर जन शिकायतों का प्रमुख कौन होता है? यानी कि हेड ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स एट डिवीज़न लेवल पर। तो डिवीज़न लेवल पर कौन होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ADRM होता है। ठीक है, शिकायत जब भी करते हैं, क्योंकि भाई मैंने शिकायत वाला चीज़ अभी बताई थी। शिकायत अगर डिवीज़न लेवल पर पूछा जाएगा तो ADRM आंसर करना है, जोनल लेवल पर पूछा जाएगा तो AGM आंसर करना है। दोनों चीज़ें आपको फोकस करनी है। नेक्स्ट हम 90 की बात करें तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के अनुसार यात्रा टिकट पर जो विवरण है वो मुद्रित करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि धारा 50 जब भी लागू की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पैसेंजर आपको पेमेंट करता है तो उसके बाद उसको टिकट देना अनिवार्य होता है। ये तो कहता है धारा 50। तो वो स्टेशन से स्टेशन या किराया श्रेणी या डेट की तारीख है, ये सभी। तो इस पर क्या मुद्रित करना है? जब मान के चलो पैसेंजर आपको पैसे दे रहा है तो उस जो टिकट आप जारी करोगे उसमें आपको स्टेशन टू स्टेशन मुद्रित करना पड़ेगा। उस पर क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू वो प्रिंट करनी पड़ेगी। किराया कितना है, श्रेणी कौन सी है, वो प्रिंट करना पड़ेगा। इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो धारा 50 तो हमने पढ़ लिया कि भाई किराए के भुगतान के बदले टिकट जारी करना। एक धारा आपसे पूछी जाती है 55 ये कहती है, इसमें बताया गया गार्ड सर्टिफिकेट के बारे में। गार्ड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि मान के चलो किसी कारणवश से यात्री जो है वो स्टेशन पर टिकट नहीं ले पाया तो वो गार्ड से
पूछ कर वो गार्ड सर्टिफिकेट लेकर उसमें चढ़ सकता है, ठीक है, और यात्रा कर सकता है। दूसरा चीज़ ये भी कहता है भाई कि धारा 55 ये भी कहते हैं कि आप बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप बिना टिकट जो है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज़ ये कहता है, बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये धारा 55 कहती है। इतना यहाँ पर कोई दिक्कत। फिर 53 ये कहता है, 53 कहता है कि आप टिकट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, टिकट का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। मान के चलो आपने अपने नाम हस्तांतरण अगर मान के चलो आपने अपने नाम से कोई टिकट लिया है और आप उसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा धारा कहती है? तो धारा 53 कहती है। इसके बाद जैसे हमारे पास एक आती है धारा 64। धारा 64 ये कहती है कि फॉरवर्डिंग जो नोट होता है उसके बारे में बताता है कि फॉरवर्डिंग नोट किस में है। फिर धारा 65 ये कहती है कि जो रेलवे रसीद होती है, रेलवे रिसिप्ट होती है, वो धारा यहाँ पर 65 में बताता है। फिर एक इम्पोर्टेंट आती है 81। धारा 81 ये कहता है कि जो गुड्स की जो ओपन डिलीवरी है, गुड्स की जो ओपन आप डिलीवरी देते हैं, है ना। अगर डिलीवरी वाला टॉपिक पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो गुड्स की आपका 81 आ जाएगा। 82 में क्या है? 82 ये कहता है जो असेसमेंट डिलीवरी होती है, असेसमेंट डिलीवरी। अब आप ये कहेंगे भाई ये है क्या चीज़? तो भाई किस प्रकार से ये डिलीवरी दी जाती है? ओपन का मतलब होता है भाई खोल कर दिया जाता है ना। जब खोल कर दिया जाएगा तो भाई आपको यहाँ पर जो है वो MGR जो है तैयार की जाएगी। 82 में क्या है? असेसमेंट यानी कि आंशिक डिलीवरी यहाँ पर दी जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 91 ये कह रहा है कि ब्रेक जर्नी एंडोर्समेंट में निम्न में से क्या शामिल है? तो ब्रेक जर्नी में स्टेशन तारीख या SMS इनिशियल या ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। 92 ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड ऑन अ सर्कुलर जर्नी टिकट, यानी कि आप एक सर्कुलर जर्नी टिकट पर मैक्सिमम कितने यात्रा विराम कर सकते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है और मैंने बताया आप मैक्सिमम जो है वो 8 बार यहाँ पर मैक्सिमम जर्नी सर्कुलर जर्नी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है? रियायत किराए की गणना की जाएगी। तो जब भी रियायत यानी कि कंसेशन जो फेयर है वो शेल बी कैलकुलेट, तो इसकी जब भी गणना की जाएगी रियायत की, तो कुल किराए पर की जाएगी या आरक्षण शुल्क पर की जाएगी या मूल किराए पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? टोटल फेयर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस फेयर, यानी कि मूल किराए पर इसका गणना की जाएगी। अब जब रियायत की बात आती है, रियायत की, तो रियायत में हमें जो फैक्चुअल के तौर पर हमें ध्यान रखना है वो क्या क्या है कि एक तो ये केवल और केवल जो है ना, केवल और केवल इसकी जो गणना है वो बेस फेयर पर की जाएगी, यानी कि मूल किराए पर की जाएगी। और जब भी रियायत आप दोगे, जब भी आप किसी को रियायत दोगे तो केवल और केवल आप एक बार दोगे। कितनी बार रियायत दे सकते हैं? एक बार दे सकते हैं। और जब भी आपको रियायत देनी होगी तो आप कहाँ पर दे सकते हैं? तो केवल या तो आप स्टेशन पर दे सकते हैं, या जैसे बुकिंग ऑफिस हो गया जहाँ पर बुकिंग होती है, या रिजर्वेशन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, रिजर्वेशन, है ना। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को रियायत दे सकते हैं। बाकी रियायत जो है ना वो कितनी परसेंट किस में है ये तो पूछा ही जाता है। जैसे डॉक्टर के मामले में जो डॉक्टर होते हैं उनको यहाँ पर कितनी रियायत दी जाती है? तो आपको 10% याद रखना है। कितना? 10%। तो कोई सी भी श्रेणी हो तो 10% मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आंसर मार्क कर देना। अगर मैं पत्रकार की बात करता हूँ, पत्रकार की, तो पत्रकार को यहाँ पर किसी भी श्रेणी में अगर वो यात्रा करता है तो 50% यहाँ पर जो है उसको जो है वो रियायत दी जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं वरिष्ठ नागरिक की बात करता हूँ, वरिष्ठ नागरिक की, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अब कंसेशन तो नहीं दी जाती है, लेकिन ये अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी ये किताबों में ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेटर निकला है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें नहीं पूछेगा। मेल के मामले में अगर वो 60 साल का है या इससे अधिक है तो उसको 40% का यहाँ पर जो है वो कंसेशन यानी कि रियायत दी जाएगी। अच्छा, फीमेल के मामले में अगर मैं बात करूँ तो फीमेल के मामले में अगर उसकी उम्र 18 साल है या उससे अधिक है तो उसको यहाँ पर जो है वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा और उसको यहाँ पर 50% या रियायत दी जाएगी। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं जैसे एक आपका जैसे एड्स कोई रोगी है, मान के चलो आपको एड्स है, ठीक है, आपको नहीं मतलब किसी को भी एड्स सपोज दैट, तो भाई उसको कितना रियायत दी जाएगी? तो 50% आपको याद रखना है। और श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ किस में यात्रा कर सकते हैं? सेकंड क्लास में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एड्स के मामले में 50% और क्लास कौन सी आ जाएगी? सेकंड क्लास हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मान के चलो कोई कैंसर है, किसी को कैंसर है और वो अकेला यात्रा कर रहा है, अगर उस किसी को कैंसर है वो अकेला यात्रा कर रहा है तो उसको यहाँ पर 100% रियायत दी जाएगी। लेकिन क्लास आपको याद रखनी है, एक तो आपकी थर्ड AC और एक आपकी स्लीपर। इन दोनों क्लास में जो है
वो आपको कैंसर अगर अकेला जा रहा है तो उसको 100% दिया जाएगा। बाकी मामले में 50-50 ध्यान रखना, बाकी मामले में 50 और 75 का रेशियो रहेगा। अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा उसको भी। इसी प्रकार से जैसे मान के चलो अगर मैं बात करता हूँ कुष्ठ रोगी है, एक आपका आता है कुष्ठ रोगी, है ना, लेप्रोसी रोग जिसको हम बोलते हैं, जिसके ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, अगर मान के चलो ये अगर कोई बंदा है तो उसको 75% यहाँ पर छूट दी जाती है। फिर उसी प्रकार से मान के चलो कोई गूंगा है, बोल नहीं पा रहा है, या बहरा है ना, सुन नहीं पा रहा है, तो उसको यहाँ पर जो है वो 50% जो है वो रियायत दी जाती है। लेकिन ये 75% और 50% जो है वो केवल और केवल यहाँ पर एक तो आपकी फर्स्ट क्लास और एक आपकी सेकंड क्लास और एक आपकी स्लीपर, इन 3 क्लासों में ये दिया जाता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि मान के चलो ऑल बाकी जितने भी बसता है ना इसके अलावा उनको ध्यान रखना 50% और 50% और 75% इस तरीके से यहाँ पर रियायत दी जाएगी। जैसे आपका फर्स्ट क्लास में है ना, फर्स्ट एसी होता है ना फर्स्ट क्लास, फिर आपका सेकंड एसी, फिर आपका आ जाता है इसके बाद जितनी भी क्लास है जैसे थर्ड एसी है ना, स्लीपर, इसमें 75%। तो जो चीज़ मैंने अभी बताई है उनको याद रखना। बाकी के मामले में ध्यान रखना, अगर आपसे फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास पूछेगा तो उसमें 50%, चाहे फिर वो कोई सा भी रोगी हो, किसी भी प्रकार का थैलेसीमिया है या हार्ट पेशेंट है, तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रियायत दी जाती है। तो ये रियायत भी मैंने यहाँ पर जो है ना पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 94, ये कह रहा है धारा डैश के अनुसार टिकटों का हस्तांतरण निषिद्ध है। और अभी मैंने बताया था 53 के तहत आप टिकटों का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो धारा 142 के तहत आपको यहाँ पर जो है वो दंड दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये कह रहा है कि रेलवे मेला और माल ढुलाई के लिए वर्तमान जो जीएसटी दर है वो कितनी है। तो जीएसटी यहाँ पर अभी कितना चल रहा है, 5% है, जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ FANCOA, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी फुल फॉर्म आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अगला हमारे पास आता है बकाया का विवरण तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मंथली तैयार की जाती है या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एवरी वीक। तो ये आपकी मंथली तैयार की जाती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। काउंटर पर सभी रियायतें दी जाती है, तो आरक्षण काउंटर पर दिया जाता है या बुकिंग काउंटर पर या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो भाई अभी मैंने बताया था जब भी रियायत दी जाएगी तो या तो स्टेशन पर दी जाएगी या रिजर्वेशन ऑफिस या बुकिंग ऑफिस वहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है WLWLRRM, इसकी वहन क्षमता कितनी होती है। तो 4 टन या 3.9 या 8 टन। तो इसके जो ये वाला जो टॉपिक है ना मेरे भाई, ये मैंने कोच कोड पढ़ाए हैं और कोच कोड मैंने ऐसे पढ़ाए हैं कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएगी। तो LWLRRM की जो वहन क्षमता होती है 3.9 होती है। और ये जो कोच होता है, ये जो LHB कोच होता है ना, LHB, ये LHB कोच का जो जनरेटर कोच होता है, जनरेटर जो कार होती है ना, उसका ये कोड होता है। तो WLWLRRM, तो L से यहाँ पर पकड़ने का पहले L लगा होगा, इसका मतलब वो LHB कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है कि PWB का फुल फॉर्म क्या है। और अभी हमने इसका बताया था, PWB का फुल फॉर्म होता है पार्सल वे बिल, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पार्सल बिल भी तो ठीक है, यहाँ पर जो है ये 4 प्रति में ये तैयार किया जाता है और अगर इसका रंग पूछा जाएगा तो कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं राजभाषा पर। अब राजभाषा का यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहा है कि संघ की राजभाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में जो है उल्लेख है। तो अध्याय हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, चैप्टर 1 में इसका उल्लेख दिया गया है। 102 ये कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी। तो क्या है, देवनागरी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राजभाषा के बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आप दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी जो उप समिति है जो रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो दूसरी है, तीसरी है, पहली है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी उप समिति। अब यहाँ पर क्या आता है, एक आती है राजभाषा समिति। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा समिति। अब हम राजभाषा समिति की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना 1957 में पहली बार जब इसका गठन किया गया था तो इसके अध्यक्ष थे जीबी पंत, यानी कि गोविंद वल्लभ भाई पंत। फिर जब इसका पुनर्गठन किया गया था 1976 में, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ओम मेहता थे। कौन थे मेरे भाई, ओम मेहता। अब यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों बंदे थे ना यहाँ पर, ये कौन थे, गृह मंत्री। कौन थे,
गृह मंत्री है, आप सभी लोगों को पता है। तो संसदीय राजभाषा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर गृह मंत्री। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि संसदीय राजभाषा 1957 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे जीबी पंत। लेकिन 1976 में जब इसका पुनर्गठन हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे, ओम मेहता थे। अब इस राजभाषा, ये जो राजभाषा आपकी समिति है, ये आपकी जो संसदीय राजभाषा जो समिति है, राजभाषा जो आपकी समिति है, इसकी 3 उप समिति है। कितनी है, 3 उप समिति है। अगर 3 उप समिति की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पहली वाली है इसके तहत तो आता है गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय। और जो आपकी दूसरी है, दूसरी में आता है आपका रेल जो कार्यालय है ना, या रेल कार्यालयों का निरीक्षण, या रेल मंत्रालय हम कह सकते हैं। तो ये दूसरी उप समिति में आती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी उप समिति। अगला हमारे पास आता है राजभाषा जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुए थे, तो राजभाषा अधिनियम बने थे 1963 में। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा यहाँ पर क्या आता है, राजभाषा, एक तो आता है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा जो अधिनियम है ये बने थे 1963 में, ठीक है। लेकिन अगर राजभाषा नियम की बात करेगा, नियम की, तो ये 1976 को आपको याद रखने हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर दूसरा इसमें क्या है कि आपसे इसमें पूछा जाता है कि भाई ठीक है पारित तो ये इतने इतने को हुए हैं, संशोधन इसमें कब हुआ था, संशोधन, तो इसमें जो संशोधन हुआ था वो 1967 में हुआ था पहली बार। और इसमें संशोधन जो हुआ था वो 3 बार हुआ था, नियमों में 3 बार संशोधन हुआ था। एक बार तो 1987 में हुआ, और एक बार 2007 में हुआ, और एक बार 2011 में हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसे प्रदान की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, यानी कि ए ऑप्शन। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो राजभाषा जो संकल्प है वो किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा संकल्प जो है वो 1968 में पारित किया गया था। और ये जो राजभाषा संकल्प पारित किया था, तो जो संसदीय राजभाषा समिति के जो 30 सदस्य हैं, लोकसभा और जो राज्यसभा है ना, लोकसभा में 20 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं, इन सदस्यों के द्वारा यहाँ पर जो है राजभाषा संकल्प जो है वो 1968 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, राजभाषा जो नियम है वो किस वर्ष पारित हुए थे, तो नियम जब भी बात आएगी तो 1976 में। और जब इसमें संशोधन की बात आएगी तो कितनी बार हुआ था, 3 बार, 1987 में हुआ था, और 2007 में हुआ था, और 2011 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो राजभाषा के प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि भाई जब यहाँ पर जो नियम बनाए गए थे 1976 में, तो इसके तहत यहाँ पर जो है ना इसे 3 भागों में बांटा गया था, ए, बी और सी, 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया था। तो यहाँ पर जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस में आता है, क क्षेत्र में आता है। अब अगर मान के चलो क क्षेत्र में और जो चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, क का मतलब क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए क्षेत्र, ए से हो जाएगा अंडमान। फिर दूसरी बात जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और आपका एमपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, आपका दिल्ली हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ये जो सारे राज्य हैं ना, ये किस में आते हैं, क क्षेत्र में। फिर आता है ख क्षेत्र में। ख क्षेत्र में आपका क्या आता है, सी। सी का मतलब जैसे एक तो आता है दमन दीव और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ये भी किस में आते हैं, ये ख क्षेत्र में आते हैं। और कौन कौन आते हैं, जैसे आपका गुजरात हो गया, कौन हो गया भाई, जैसे आपका गुजरात हो गया, आपका कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद जैसे कौन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और उसके बाद कौन हो गया, पंजाब हो गया। ये किस में आते हैं, ख क्षेत्र में। इसके बाद जो बचता है वो सीधे डाल देना सी क्षेत्र में, तो आपका सब सारी चीज़ें सही हो जाएगी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला 109 का जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो किस क्षेत्र में आता है, तो हिमाचल प्रदेश किस में आता है, क क्षेत्र में। अगला 110वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार के कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बाकी अगर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, विश्व अगर हिंदी दिवस मनाया जाएगा तो वो कब मनाया जाएगा, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई आपकी जो आज की ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार से हमारे साथ तैयारी करते रहिए और अपने जो नंबर्स हैं उनको ईज़ी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।